तो आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के जो मैंने भेजे हैं, यस। जो एनसीईआरटी बेस्ड भी। इज देयर एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन आंसर्स एंड यू फील ए बी सी डी ऐसा कुछ हुआ होगा आपको? आपको ए लग रहा है वहां पे डी दिया है, ऐसा कुछ भी हो तो जस्ट टेल मी। ओके, मतलब मुझे इन्फॉर्म करो क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने नहीं सॉल्व किया है ना, बी फ्रैंक, क्योंकि मुझे गरज नहीं है तो मैंने नहीं की। तो आप जब सॉल्व करते हो तो पता चलता है कि हाँ इस बच्चे को यहाँ डिफिकल्टी आ रही है, मतलब देखो वैसा क्वेश्चन है। ओके नेऊ, सेल डिवीजन के बारे में एक मजेदार बात मैंने ये बतानी है आपको कि जैसे मैंने प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने कुछ चीजें जो है ना सेल डिवीजन की आपको पहले ही बता के रखी है। हेलो, इसीलिए मैं यस। चैप्टर ले भी रहा हूँ। माइटोसिस, मियोसिस, हैप्लॉइड क्या होता है, एक्चुअली हैप्लॉइड क्या होता है, हम लोग क्यों मोनोप्लॉइड को हैप्लॉइड कहते हैं, मैंने ये भी आपको बच्चों बता के रखा है। हेलो, सो है ना, उन चीजों को हम लोग अभी देखेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो देखो एक्चुअली हमें सबसे पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि वाई द सेल वांट टू डिवाइड। देखो इसका नाम एक्चुअली सेल डिवीजन नहीं है, उसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ऐसा नाम है चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, इस तरह से आपके एनसीईआरटी में नाम है और बिल्कुल है ना, ऑक्ट नाम है, बिल्कुल नेम इज बिल्कुल परफेक्ट नेम है। व्हाई? बिकॉज यू नो सेल साइकिल एक अलग चीज है। सेल का डिवाइड होना मतलब सिर्फ जब वो डिवाइड होता है उतना ही है, बट बाकी जो उसकी लाइफ है ना, जैसे ही डिवाइड होता है तो डिवाइड होगा तो देखो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहली चीज नोट करनी है कि वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस सेल साइकिल। ठीक है, वेन एवर वी टॉक अबाउट दिस सिंपल वर्ड सेल साइकिल, तो इसका सीधा क्या मतलब है? देखो जब ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल पहला जैसे ही बना, जैसे पैदा हुआ, उसके बाद में इस सेल का साइज बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। जो डॉटर सेल है ना, ये छोटा है। अब ये ओरिजिनल है ना, फुल ग्रोन सेल है, बट इतना बड़ा सेल है। ठीक है, अब ये सेल इतना बड़ा हो गया, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ना, सो थोड़ा ज्यादा ही छोटा बना है, थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, सो अब ये चाहता है कि डिवाइड हो जाए, तो डेफिनेटली कुछ देर बाद में ये डिवाइड हो जाएगा, इससे दो डॉटर सेल फिर से बनेंगे। ना आपको समझ में आना चाहिए कि ये भी डिवीजन से बना था, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया, फिर से डिवाइड होकर के नया बन गया। तो ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन है ना, ये कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, इसमें इसमें बहुत सारे चेंजेस है। पहले तो ये अपने साइज बढ़ाया, फिर है ना, फिर डिवाइड भी हो गया। सो देखो ग्रोथ एंड डिवीजन, है ना, ग्रोथ भी हुई है। तो ये वाला फेज है ना, इसका एक्चुअली ग्रोथ फेज है। हेलो, करेक्ट है, यस ग्रो सर। हुआ, उसके बाद में उसने है ना डिवाइजन किया, तो बेटा देखो ये है उसका डिवीजन फेज या मल्टीप्लिकेशन फेज। नाउ दैट्स इट, या रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। इवन साधारण कोई भी ऑर्गेनिज्म को आप देखोगे तो उनमें सब में बेटा ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है या रिप्रोडक्शन होता है। सो दिस इज व्हाट वी कैन से। तो उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल ऐसा वर्ड हम लोग यूज करते हैं, लाइफ साइकिल। तो सेम थिंग इज दैट ओनली। सेल साइकिल का मतलब है कि रिपीटेडली वो यही काम करेगा। अभी फिर से छोटा हो गया, अब छोटा हुआ तो फिर से बेटा ये अपनी साइज को बढ़ाएगा, ठीक है, फिर डिवाइड हो जाएगा। मतलब ऑब्वियसली इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिविजन्स। हेलो, क्या आपको स्टेटमेंट समझ में आया? है ना, दिस आर द ऑल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिविजन्स, है ना। यहाँ पे सेल डिवाइड होकर के नई जर्नी शुरू हुई, फिर से यहाँ पे वैसे ही होता है। तो जैसे जैसे हम लोग इस चीज को देखते हैं, हमेशा ये चीज आपको देखने को मिलता है। देखो सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की भी डबल कॉपी बनती है। एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस, और सेल की ग्रोथ भी होती है।
तो ये इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये जो इवेंट्स हमको देखने को, ऑल दिस प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, मतलब यहाँ पे आपको तीन चीजें तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी सेल के साइकिल में। सेल का डिवीजन होगा, बट सेल के डिवीजन होने से पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, मतलब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। ठीक है, तभी तो वो इक्वल अमाउंट मेंटेन कर पाएगा डॉटर सेल्स में। और उससे भी पहले या उसके मतलब अलोंग साइड में ही बेटा सेल की ग्रोथ होगी। सो दीज थिंग्स विल हैपन डेफिनेटली। सेल डिवीजन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेल की ग्रोथ होगी। ठीक है, सो हेंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। बट ये ऐसा नहीं होगा कि बस ये होता है फिर वो, ऐसे नहीं होता। ऑल दिस एक्चुअली प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन साइमल्टेनियस वे। ठीक है, इन वेरी प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड एंड प्लान्ड वे पे बेटा ये होता है। ठीक है, अभी देखो बिना प्लान के भी सेल डिवाइड हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो इट कॉजेज ट्यूमर, ये कैंसर कॉज करता है। ठीक है, तो कैंसर कैसे हो सकता है, ये चीज भी हम लोग देखेंगे। सो सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, ठीक है, ये सब है। अभी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है ना, सेल साइकिल के ऊपर का कंट्रोल ही चला जाता है। ठीक है, तब जो है कैंसर होने की चांसेस होते हैं। तो कंट्रोल का क्या मतलब है, व्हाई, हाउ द सेल साइकिल इज रेगुलेटेड, ये एक इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट यहाँ पे आपके सामने है। सो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको जाके बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से एक सेल को बताया जाता है कि अब तुझे डिवाइड होना है, अब तुझे डिवाइड नहीं होना है। ठीक है, सेल कैसे डिसीजन लेता है कि यार मेरा अभी डीएनए का रेप्लिकेशन भी करना है, ठीक है, या नहीं करना है। हाउ द सेल डिवाइड डिसाइड दिस थिंग्स। ठीक है, सो ये सब चीज हम लोगों को देखनी है। ठीक है, तो विल सी दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो हेंस हैव ये जो भी होगा सारे कोऑर्डिनेटेड में होगा। ठीक है, ओके, करेक्ट डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है सेल डिवीजन की कि जीनोम बदलना नहीं चाहिए, जीनोम चेंज नहीं होना चाहिए। उसकी जेनेटिक आइडेंटिटी होती है ना उस सेल की, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब पेरेंट सेल जैसा है वैसे ही, है ना, डॉटर सेल्स बनने चाहिए। ठीक है, दैट इज व्हाट द नेसेसिटी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, ये बहुत अच्छे से हमें ध्यान में रखना है। तो जो भी हम लोग हैप्लॉइड नंबर बोलते हैं, तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ जीनोम। अब इसको समझते हैं, जीनोम का क्या मतलब है। जीनोम का मतलब है कि तुम्हारे बॉडी में सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम होते हैं जब वो हैप्लॉइड होगा, आधा पोर्शन। ठीक है, अब ये 23 जैसे ह्यूमन बींग के 23 क्रोमोसोम है, और हम लोग मान लेते हैं कि उन 23 क्रोमोसोम के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन है, जीन। ठीक है, अब ये जीन वगैरह हम लोग 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ेंगे। बट ये बात याद रखना कि जेनेटिक्स को अच्छे से समझने के लिए ये चैप्टर समझना अच्छे से बहुत जरूरी है। यस, हेलो। तो क्योंकि उसके जो लॉज है, जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बातें जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके लिए बच्चों मियोसिस को समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। तो इसलिए ये बेसिक पॉइंट्स बिल्कुल थोड़ा ध्यान ध्यान से सुनना है, ताकि 12th में आपको कोई तकलीफ ही ना हो। तो जैसे कि मेरा वे है कि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर रहे, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, सो यहाँ थोड़ा देखते हैं कि 23 क्रोमोसोम आपके हैप्लॉइड सेट में कहे, है ना, कंसिडर करेंगे। तो हम लोग मानते हैं कि इट्स नॉट 30,000 इवन, इट्स लेस देन इट, बट मान लेते हैं कि हाँ 30,000 जीन है बेटा आपके 23 डीएनए के ऊपर ना। जब भी बेटा ये सेल डिवाइड होगा तो उसको ये जरूर ख्याल रखना है कि ये सारे जीन या एंटायर जीनोम जिसको बोलते हैं, ठीक है, जीनोम मतलब टोटल नंबर ऑफ जीन। ठीक है, ये वर्ड आ जाता है जीनोम, मतलब ये पूरा जो सेट है जीन का उसको हम जीनोम कहते हैं। ये जो जीनोम है जैसे कि वैसा, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाए बिना दिक्कत के। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन का टाइमिंग
उसकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए में ही आपके सारे बेटा जीन है ना अवेलेबल है। हेलो, इजंट इट क्लियर टू यू? यस सर। ओके, नाउ देखो, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ये सब होता है, ठीक है। अब आप ये एनसीईआरटी कहती है कि द सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes other constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells is termed as the cell cycle। मतलब क्या क्या कंसिडर किया उसने? सेल का डिवीजन, मतलब सेल में जो भी कंटेंट है, एक गोल्गी बॉडी है, दो बना दो, दो गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस बना दो, एक इस सेल को एक उस सेल को। मतलब दो भाइयों के बीच में बंटवारा हो रहा है, घर में एक चेयर है, हाँ काट दो, आधा चेयर इसको आधा चेयर इसको, ऐसा नहीं होता। घर में एक चेयर है, एक चेयर और बनवा लो, ठीक है, ऐसा होता है। सही है। जो भी सेल के कंटेंट है उनको बेटा डुप्लीकेट किया जाएगा, ताकि दोनों ही सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। वैसा ही उसमें जो जीनोम कंटेंट है उसको भी डुप्लीकेट किया जाएगा बाय डीएनए रेप्लिकेशन, ताकि है ना जीनोम को दोनों ही सेल में, दोनों डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इसलिए इसमें है ना प्रोसेस होती है बनाने वाली, मतलब डीएनए सिंथेसिस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी के कंस्टिट्यूएंट्स भी बनाए जाते हैं, बाकी ऑर्गेनल्स भी बनाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म का अमाउंट ऑलरेडी बढ़ चुका है, ठीक है, और बाद में डिवाइड हो जाएगा। तो इसी को हम, इन्हीं सारे सिक्वेंशियल इवेंट्स को हम सेल साइकिल कहते हैं। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी देखो, सेल ग्रोथ हमेशा होती रहती है, वो रुकेगी नहीं, ठीक है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बट जो डीएनए सिंथेसिस है, डीएनए का रेप्लिकेशन है, ओनली हैपेंस ड्यूरिंग द सेल साइकिल। तो ये एक ही बार होगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेल ग्रोथ जो बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ना, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होते रहती है। मतलब ये पैदा हुआ सेल यहाँ पे और ये बड़ा हो रहा है, जब तक डिवाइड नहीं होते रहता तब तक बेटा इसका साइटोप्लाज्म का अमाउंट, मतलब सेल की ग्रोथ जो है, साइज बढ़ती ही रहती है, ठीक है। या तो हम उसको अलग लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि वाई सेल डिवाइड, सेल डिवाइड ही क्यों होना चाहता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, क्यों सेल डिवाइड क्यों होना चाहता है? आप इमेजिन करो, एक सेल आज पैदा हुआ और वो बस ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, बराबर है। तो ग्रो हो रहा है मतलब एक छोटे से कॉइन जितना ग्रो हो गया, बहुत बड़ा हो गया भाई, नहीं नहीं रुका नहीं, अभी और भी ग्रो हो रहा है, अभी खाएगा पिएगा, फुटबॉल जितना ग्रो हो गया। अच्छा अभी ग्रो होगा और कितना सर, अर्थ इतना ग्रो हो गया, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। इट मस्ट हैव सम लिमिट। हेलो, हेलो, यू मस्ट हैव सम लिमिट। सो यस क्या चीज इसको रोकेगी ग्रो होने से? जितना बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो भी उसको रोका जाएगा, इट मस्ट स्टॉप। तो whenever you learn the cell, the unit of life chapter, सेल ये चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, यू नो, दिस इज व्हाट पॉइंट, ठीक है। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। उसमें क्या होता है कि सेल जितना छोटा होगा ना, उतना बेटा उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, उतना वो इंटरेक्शन एटमॉस्फेयर के साथ अच्छे से कर सकता है। मैटर का, एनर्जी का जो एक्सचेंज है, देखो सेल एक लिविंग एंटाइटी है, तो वो सराउंडिंग के साथ में मैटर एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। वो सराउंडिंग के साथ में एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, एनर्जी ले भी रहा है, दे भी रहा है, जैसी नीड हो वैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी एनर्जी कंटेंट हो, फोटोन हो, एवरीथिंग सेल वांट टू एक्सचेंज विद इट्स सराउंडिंग। अब वो जितना छोटा होगा ना, उतना उसका बेटा सरफेस एरिया उसके लिए बड़ा हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोबेबली। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम जितना छोटा होगा और सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, उतना उसका इंटरेक्शन बढ़िया होता है। तो ये कब हो सकता है? जब सेल का साइज बहुत छोटा हो। हेलो, इजंट इट क्लियर टू? यस सर। नहीं समझ यस में आया सर। फिर से पूछो, ठीक है। तो वाई सेल डिवाइड? आंसर, टू रिमेन स्मॉल। अरे स्मॉल क्यों रहना चाहता है? यहाँ तो हमारे इधर तो लोग स्टीरॉइड खा खा करके, जिम जा जा करके अपना साइज बढ़ा रही है, सेल छोटा क्यों रहना चाहता है भाई? अरे सिंपल है, इट्स सिंपल। व्हाई?
बिकॉज जितना वो छोटा रहेगा उतना उसका लिविंगनेस बढ़ेगा, है ना, उसका उतना इंटरेक्शन बढ़ेगा विद द सराउंडिंग, एंड इंटरेक्शन इज एवरीथिंग, यू नो। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आपने पढ़ा होगा कि कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, ये जो चीजें होती है, दे आर द एक्चुअल डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। हेलो, यू नो इट। Yes, sir. सो इफ यू नो इट, सो देखो, इंटरेक्शन के बिना तो यार सेल का कोई मतलब ही नहीं है। अगर सेल बहुत बड़ा हो जाएगा तो इवेंचुअली इट विल डाई, इट विल डाई, बिकॉज उसके अंदर जो भी बेटा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसके हिसाब से अगर उसको सरफेस एरिया नहीं मिला, अगर उतने तेजी से प्रॉपरली इंटरेक्ट वो नहीं कर पाया, ऑब्वियसली इट विल डाई, द सेल कैन नॉट सर्वाइव। इसीलिए दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े सेल कभी आपको दिखने को मिलते ही नहीं है, छोटे सेल्स होते हैं, छोटे। मतलब आप इमेजिन करोगे, ये बोलोगे सर ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट, ओके ठीक है, इतना बड़ा है मैमल है, ठीक है, तो क्या उसमें भी बड़े बड़े सेल होते हैं? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ब्लू व्हेल में जो सेल पाए जाते हैं और एंट, छोटी सी एंट, उसमें जो सेल पाए जाते हैं, उनके सेल के साइज है ना सेम टू सेम ही है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, बट इट्स, they want to remain in their minimum size, small size। नंबर बढ़ता है ना। ब्लू व्हेल मतलब इट हैज अ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, एंड मे हैव बिलियंस ठीक है, ये हो सकता है। सो नंबर ऑफ सेल वेरी करता है बाय सेल डिवीजन, ठीक है, बट साइज ऑफ सेल इट इज ऑलमोस्ट, है ना, in a particular range, a particular range। So this thing we have to understand, we have to understand very carefully। So why cell divide, below आंसर क्या है, why cell divide? तो क्वेश्चन आता है, to maintain its efficiency of interaction। how? by, है ना, maintaining its a smaller size। okay सर, स्मॉलर साइज मेंटेन करने से क्या होगा? द आंसर इज, स्मॉलर साइज मेंटेन करने से उसके वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो बहुत बड़ा होगा, और उसके वजह से उसका इंटरेक्शन भी उतना इफेक्टिव होगा। हेलो, इजंट इट क्लियर? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये चीज आनी चाहिए। एक और पॉइंट है इसमें, भाई सेल डिवाइड। सर एक चीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ये क्या नाटक है भाई? ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह है क्या? फॉर्मूला है बट नीड नहीं है, इसमें हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं यहाँ पे वो वर्ड आपको लिख के देना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, ये चैप्टर को लिखना कम, समझना ज्यादा है, समझो बहुत अच्छे से, है ना। एवरीथिंग इज रिटन इन योर एनसीईआरटी, रीड इट बट फर्स्ट अंडरस्टैंड इट, ठीक है, पहले समझो। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा बेटा, वो क्या है, जिसको बोलते हैं हम लोग कैरियो प्लाज्मिक इंडेक्स, ठीक है, ये वर्ड है ना। इसका क्या मतलब है सर, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है? देखो, इसको हम बहुत लेमैन लेवल पे सादी भाषा में समझते हैं। सादी भाषा में क्या एक्चुअली कैरियोप्लाज्म होता क्या है? सर कैरियोप्लाज्म, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी होगा जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, ये क्या, ओहो हो, न्यूक्लियोप्लाज्म, अच्छी बात है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा, ये प्लाज्म क्या है? एक्चुअली प्लाज्म का मतलब है कैरियोप्लाज्म में, कैरियो तो न्यूक्लियस है, ओके, तो बाकी चीज क्या है? बाकी है साइटोप्लाज्म, मतलब, है ना, साइटोप्लाज्म। तो होता क्या है, मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूं, देखो ये सेल है, ये छोटा है, इसका न्यूक्लियस इतना बड़ा है, तो बाहर यहाँ पे जो चीजें हैं वो साइटोप्लाज्म है, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि न्यूक्लियस का साइज और साइटोप्लाज्म का अमाउंट, ठीक है। न्यूक्लियस को क्योंकि इस सेल को कंट्रोल करना है, तो न्यूक्लियस इतने सफिशिएंट साइज में है कि वो साइटोप्लाज्म को आराम से कंट्रोल कर पाता है। इमेजिन सिचुएशन, जब ये सेल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो सेल का साइज बढ़ रहा है बट न्यूक्लियस उतना ही है, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट तो बढ़ा नहीं, बट साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ गया। तो अभी क्या हो रहा है, न्यूक्लियस को थोड़ी थोड़ी दिक्कत होना शुरू हो गई है, क्योंकि अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ज्यादा हो गया है।
नाउ अगेन सी द सिचुएशन, द सेल इज यूज। अब इतना बड़ा सेल हो गया तो अब ये न्यूक्लियस का तो साइज बढ़ता नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेंट उतना ही है, उसके अंदर डीएनए उतना ही है, उसका मेटाबॉलिज्म उतना ही है। तो व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस, है ना, बियॉन्ड द हैंडलिंग, ठीक है, अब साइटोप्लाज्म इतना बड़ा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है, बिकॉज सेल इज ग्रोइंग कंटिन्यूअसली, वो रुक ही नहीं रहा, इजंट इट, इट इज स्टॉपिंग, नो। अभी कंट्रोल करने वाला भी परेशान है, बोले यार इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अभी क्या करें, है ना। इतना बड़े एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें एक कलेक्टर है, अब वो कंट्रोल करना चाहता है, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको कंट्रोल करना चाहता है, करता है करता है करता है, यार पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है, तो फिर सोचते हैं यार नहीं नहीं नहीं, ये तो मुश्किल है। अब यहाँ पे दो चीजें की जा सकती है, नंबर वन, या तो दो न्यूक्लियस बना दो, हेलो, है ना, दो न्यूक्लियस बना दो। कुछ कुछ सेल में ऐसा होता है, डाई न्यूक्लियस, डाइकैरियोटिक स्टेज आ जाती है, तो यार बोलते कि यार दो न्यूक्लियस बना ही दिए है, तो व्हाई नॉट कंप्लीट सेल को भी डिवाइड कर दो विद रिस्पेक्ट टू द। तो पहली चीज होती है बेटा न्यूक्लियस को डिवाइड करा दो, तो वो हो जाता है, हाँ न्यूक्लियस डिवाइड करा दो, कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब दो न्यूक्लियस कंटेंट आ जाएगा। अब दो न्यूक्लियस आ ही गए तो देखो ना, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करा दो, तो ले वही है, ये भी करा दो, एंड दैट्स इट, सेल विल डिवाइड। हेलो, इजंट इट सिंपल? टू मेंटेन इट्स अ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है? द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म अमाउंट। हेलो, इजंट इट सिंपल, है ना। तो ये है, अब ये दोनों ही चीजें एक्चुअली एक ही कंसेप्ट है, टू मेंटेन इट्स अ स्मॉल साइज। हेलो, तो एफिशिएंसी मेंटेन रखना ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है एक्चुअली। सेल वांट टू बी वेरी एफिशिएंट, वेरी इंटरएक्टिव, ठीक है, सेल वांट टू कंट्रोल एंटायर मेटाबॉलिज्म इन वेरी प्रॉपर मैनर। जब से उसका सेल का साइज बढ़ते चला जाता है तो उसकी एफिशिएंसी कम होने लग जाती है, उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंपैक्ट होता है, उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स खराब हो जाता है, ठीक है। इस चक्कर में सेल फिर से अपने इन चीजों को रिस्टोर करने के लिए डिवाइड करता है। हेलो, इजंट इट सिंपल? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है ना। नाउ अब देखो, सेल ये चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ता है कि सर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कैसे निकालते हैं। Now you know how to what is the formula to calculate the surface area, and you know what is the formula for the calculate the volume, ठीक है, बराबर। मतलब आपको एक क्यूब दिया जाए जिसमें क्यूब का जो भी साइड्स है उसका लेंथ अगर 1 माइक्रोमीटर है, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो निकाल के देखो, आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 माइक्रोमीटर लेंथ लोगे तो बेटा डेफिनेटली उसका निकाल के देखो, 3 माइक्रोमीटर लेके देखो, तो आपको खुद ब खुद दिखेगा, है ना। क्या है फार्मूला, कौन बताएगा? सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है बच्चों? एन एनिमल सरफेस एरिया, इसका फार्मूला क्या होता है? और दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालते हो आप? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब करोगे ना, जैसे एल लिया तो एल क्यूब लिखूं मैं, ये लिखा। हेलो, यस सर, है ना। और सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है? 4 बढ़िया। तो अगर आपको ये आता है, मतलब इफ यू नो इट, ठीक है, सो यू कैन कैलकुलेट इट, यू कैन, खुद से बेटा आपको पता चलेगा, ठीक है, खुद ही आपको समझ में आ जाएगी कि अरे हाँ यार इस तरह से इसको एल लिखे, ए लिखे, जो भी इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, इफ यू टेक द ए, है ना। तो अगर हम लोग ये लेते हैं तो अब देखो हमारे पास में एक छोटा सा क्यूब है, इस तरह से हमने क्यूब ले लिया, अब ये बहुत छोटा क्यूब हमने बना लिया, मान लेते हैं। सो हेल्प मी आउट, अगर इसका ये 1 माइक्रोमीटर इतना है, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? द सरफेस एरिया विल बी 6 माइक्रो, ठीक है, और वॉल्यूम कितना होगा? 1। तो रेशियो कितना हो गया? 1:6। हेलो, isn't it? यस सर। नाउ सपोज इफ आई विल टेक अ लार्जर क्यूब, बड़ा क्यूब ले लिया मैंने, ये क्यूब ले लिया मैंने, ठीक है, ये क्यूब है, इसका जो, इनके जो साइड्स है, क्योंकि ये से है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है थोड़े बड़े सेल को, सो मान लेते हैं ये 2 माइक्रोमीटर इतना बेटा हमने ले लिया। अब 2 माइक्रोमीटर ले लिया यार, तो फिर आपको बताओ यार इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 20
सरफेस एरिया विल बी 24. 24 और वॉल्यूम कितना होगा? 8. 8 हो जाएगा। ओके, बट यू नो 8 का टेबल अगर बोलोगे तो आपको 24 कहीं ना कहीं मिलेगा। 8 3 बराबर। अब रेशियो बताओ कितना है? 3:1. 1:3. और 3:1, whatever you can do it. You can do it क्योंकि मैंने इसको 1:6 लिखा, so I will just consider as 1:3. Now you see the difference. What is happening, you know? Now again यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये बड़ा सा अगर हमने और भी सेल ले लिया तो ठीक है, यहाँ पे इसको 3 माइक्रोमीटर ले लिया तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ? सरफेस एरिया कितना होगा बोलो? सरफेस एरिया कितना होगा? 162. 168 कैसे हो जाएगा? 3 So माइक्रोमीटर 162. 54 होगा। हेलो, 54 होगा ना, 3 माइक्रोमीटर दिया है। हेलो, है ना? अच्छा, वॉल्यूम कितना होगा? 27. 27. घंटे कंसीडर करो, 27 एंड 54 रेशियो कितना आएगा? 1:2. 1:2, ऑब्वियसली द रेशियो 1:2। तो आपको दिखाई दे रहा है हाउ आई एम, जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिस्टर्ब होते चला जाता है। ठीक है, वो जितना छोटा हो जाता है उतना बढ़िया होता है बेटा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हम लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अब यही कंसेप्ट आप लोग पढ़ लेना, मतलब मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ, बट whenever there is a disturbance, whenever the cell size will increase, its efficiency will decrease. देखो यहाँ पे वॉल्यूम 1 है और सरफेस एरिया 2 है, मतलब जितना वॉल्यूम है उसके हिसाब से जो सरफेस एरिया चाहिए था वो है नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली, मतलब और अगर सेल डिवाइड होते चला गया तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इक्वल पे आ जाएगा, बराबर। और जब ऐसा होगा तो सेल की एफिशिएंसी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। यहाँ अब देखो, जितना छोटा सेल है, वॉल्यूम 1 है तो बेटा उसके लिए 6 के रेशियो में आपको सरफेस एरिया अवेलेबल है। अब ये जो सरफेस एरिया अवेलेबल है, ठीक है, अब ये जो सरफेस एरिया अवेलेबल है ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने जैसे ये कहा कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। अब मैंने आपको क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप ये एग्री हो मैं ये बोलूं कि जब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होगा तो सेल की एफिशिएंसी डिक्रीज होगी? हेलो, Yes, sir. क्या ये इंक्रीज हो रहा है? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? जो भी लिख रहा हूं मैं, हाँ, हेलो, फिर से बोलो। Decrease. डिक्रीज हो रहा है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ता है, फिल इन द ब्लैंक, whenever the size of the cell increases, its surface area to volume ratio blank Decreases. बहुत बढ़िया, and so that its efficiency blank। Decreases. जितना बड़ा होता जाएगा सेल का साइज उतना बेटा उसकी एफिशिएंसी कम होती चली जाती है। अगर सेल डिवाइड हो जाएगा, ये बड़ा सेल है, ये डिवाइड हो गया, अगर सेल डिवाइड होगा तो फिर से क्या हो जाएगा? अगेन द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो विल इंक्रीज, बराबर। हेलो, एवरीवन इज क्लियर? सर आप को वो कोई स्टेटमेंट confusion है? वापस रिपीट कर सकते हो? बिल्कुल, देखो मैं यही बोल रहा हूँ, मैं आपको स्टेटमेंट बता नहीं रहा हूँ, मैंने तो आपके सामने रखा हुआ है, मैं जस्ट आपसे कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ क्योंकि जितना स्टूडेंट का इंटरेक्शन होगा उतना वो लिविंग रहेगा। हेलो, दैट इज आवर पॉइंट। सेल इंटरेक्ट करना चाहिए। सो मैंने ये कहा कि आपके सामने पूरा पिक्चर है। मैं ये कहता हूं कि सेल का साइज जब बढ़ जाता है तो उसकी एफिशिएंसी कम होती है। ये मेरा सिंपल स्टेटमेंट है, एकदम लेमैन लेवल का, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो वाला फंडा यूज किया। अब आपके सामने ये दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ते चला जा रहा है वैसे वैसे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है
उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होते चला जा रहा है। हेलो, इजंट इट? हेलो, Yes, sir. सब लोग एग्री है? बहुत बढ़िया। ना हो यहाँ पे अब यार, ये अगर सीधे सीधी सिंपल बात आपको दिखाई देती है, ठीक है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़िया है। चलो, मतलब 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, व्हाई सेल विल डिवाइड। नंबर 1, ठीक है, टू मेंटेन इट्स कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो है ना अमाउंट रेशियो होना चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए अंदर, ठीक है, वो प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, टू मेंटेन इट्स सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, जितना बढ़िया है ना सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो रहेगा, उतना उसका सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्शन होगा। कितने लोगों को अभी तक क्लिक हो गया कि मैंने 2 पॉइंट बोले हैं सेल के, एक ही नहीं? हेलो, Yes. Yes, sir. क्या क्या पॉइंट है बताए? एक, अंदर का मेटाबॉलिज्म कैसे कंट्रोल होगा। दूसरा, बाहर के सराउंडिंग के साथ में वो इंटरेक्शन भी करेगा, यही तो लिविंगनेस है। हेलो, अब ये दोनों Yes. चीजें इंपैक्ट होती है जब सेल का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, वो उतने एफिशिएंटली कर नहीं पाता, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये हमारे चैप्टर का यहाँ पे मुद्दा ही नहीं है। तो हमें तो पढ़ा कि व्हाई सेल वांट टू डिवाइड। नाउ अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर से हमें क्या चाहिए। इस चैप्टर से हमने चाहिए कि यार फिर सेल डिसीजन कैसे लेता है, सेल का साइज बढ़ गया तो डिसीजन कैसे ले लेगा कि ये चलो डिवाइड होना है नहीं होना है। तो हम लोग डेफिनेटली बच्चों यहाँ सेल साइकिल, इस छोटे से सिंपल से पॉइंट को समझ रहे हैं। सेल साइकिल, तो सेल साइकिल को पढ़ते समय मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज वन जनरेशन। एक जनरेशन का क्या मतलब है, अंडरस्टैंड दिस। ये सेल है, ये सेल ने डिवाइड किया, यहाँ पे देखो 2 सेल बन गया, फिर से डिवाइड किया, दूसरा सेल बन गया। मतलब अब जब वो डिवाइड करता है, ये सेल है, जब डिवाइड करके फिर से 2 सेल बनाता है, इसमें एक कंप्लीट बेटा जनरेशन चली गई। तो दिस इज अ जनरेशन, ठीक है। फिर से जब डिवाइड होता है तो अनदर जनरेशन विल बी देयर। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन विल कम, ठीक है। तो ये ऐसा होगा, है ना, सेल के बाद सेल, सेल के बाद सेल आते चले जाएंगे। बट व्हाट इज द जनरेशन? इट इज अ टाइम पीरियड फ्रॉम वन सेल डिवीजन टू अनदर सेल डिवीजन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? जनरेशन टाइम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम क्या होता है? द टाइम पीरियड बिटवीन वन सेल डिवीजन टू अनदर। एक सेल डिवाइड हो गया, उसके बाद फिर से वो डिवाइड होगा, उनके बीच में जो जो भी इवेंट्स होंगे वो उस जनरेशन टाइम के, है ना, फ्रेम में होंगे, इजंट इट? ठीक है, ऑल द सीक्वेंसेस, ठीक है, एंड प्रोसेसेस टेक्स प्लेस विद इन अ जनरेशन टाइम। all the sequences and processes takes place within the generation time. All the sequences and processes takes place within the generation time is called the cell cycle. Hello, isn't it clear to Yes, all? sir. ठीक है, जितने भी बेटा सीक्वेंसेस, कंटिन्यूअस, स्पॉन्टेनियस, जो भी सीक्वेंसेस होते हैं, बट विद इन द जनरेशन टाइम के फ्रेम में होते हैं, उसको मैं सेल साइकिल कहता हूं। एक इंसान पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, उसने नौकरी करी, उसकी जिंदगी जी, मर गया, हो गया उसका जनरेशन खत्म, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ उसका लाइफ स्पैन कितना है, हाँ 100 साल जिया था भाई, बहुत बढ़िया, दैट इज इट्स अ जनरेशन टाइम। उसका एक कंप्लीट जनरेशन टाइम आ गया, ठीक है, उसका लाइफ स्पैन हम लोग बोलते हैं। और उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे वो बड़ा हुआ, कहाँ कहाँ गया, कौन सा स्कूल गया, तो उसका पूरा रिज्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो उसका पूरा बायोडेटा जो है ना, वो बन जाएगा। दैट इज इट्स अ लाइफ साइकिल, सेल साइकिल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। आई होप इट्स वेरी वेरी सिंपली, वेरी, है ना, प्रॉपरली क्लियर टू यू। हेलो, Yes, sir. नाउ Yes. अब हम लोग बात करते हैं, है ना, बड़े ही सिंपल पॉइंट्स के बारे में। जब भी हम सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे
तो whenever we talk about the cell cycle, the events are themselves under genetic control. All the events जो भी होते हैं वो genetic control में है, तो we'll talk about the genetic control also, ठीक है? And we'll talk about the everything also. But what we have to understand, whenever we have to understand the things, see, we have to understand there are what the phases of cell cycle. अब सेल साइकिल के बहुत सारे फेजेस है। अब ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग फेजेस वगैरह के बारे में बात करते हैं तो वी जनरली डोंट टॉक अबाउट द बैक्टीरियल सेल। हम बैक्टीरियल सेल के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो बेटा यहाँ पे जो भी आगे हम लोग पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बिल्कुल मत सोचना। We are actually talking about the eukaryotic cell. ये complete prospective eukaryotic cell का है। Why? Because prokaryotic cell में न्यूक्लियस ही नहीं होता। तो आप ये बोलोगे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, तो क्या मतलब है उसके लिए? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का कुछ मतलब है? उसके पास न्यूक्लियस है नहीं, हाँ एक डीएनए है, ठीक है, वही सब कुछ कंट्रोल करेगा उसका, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग जो है थोड़ा सा है ना, मैं आपको बैक्टीरियल सेल के हिसाब से भी बातें बताऊंगा, बट अभी एंटायर जो भी हम लोग कंसेप्ट बिल्ड करते हैं वो यूकैरियोटिक सेल को कंसिडर करके ही बिल्ड करेंगे। हेलो, ठीक है। सो अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल, ठीक है, को अगर हमें समझना है तो हमने क्या लिया, हम कंसिडर करते हैं यार एक ह्यूमन बीइंग का सेल ले लेते हैं, ठीक है, ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। देखो आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह है ना कार्यक्रम सुना होगा, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है कोई बहुत ही एंथुसियास्टिक बायोलॉजिस्ट बच्चा होता है, साइंटिस्ट, उसको लगता है कि टेस्ट ट्यूब में पूरा का पूरा इंसान है ना बन जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कभी भी टेस्ट ट्यूब में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, स्पर्म और एग सेल को कलेक्ट करा लेते हैं और स्पर्म और एग सेल को कलेक्ट करके उस टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। अब अगर उस टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया, देखो ये है टेस्ट ट्यूब, इसमें हमने कल्चर मीडियम बनाया, अगार अगार जेल वगैरह यूज किया, व्हाटएवर, ठीक है, इसमें अलग भी मीडियम हो सकते हैं, और यहाँ पे स्पर्म और एग सेल के बीच में हमने यूनियन करा दिया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करा दिया। तो ऑब्वियसली वहां पे जो सेल बनेगा है ना, उस कल्चर मीडियम में जो सेल बनेगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा जाइगोट। ये बन गया फर्टिलाइज्ड एग सेल, ठीक है। तो जाइगोट इज अ फर्टिलाइज्ड एग सेल। नाउ इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जस्ट ऑब्जर्व इट, and when you observe it you can see that okay, this cell will divide, the zygote will divide and it will form a two cell stage। hello, and we can do it, हमने तो ये किया हुआ है टेस्ट ट्यूब बेबीज सक्सेसफुली, है ना। 2 सेल आया, फिर 2 सेल से 4 सेल बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीटली 8 सेल तक आ जाता है, 8 सेल स्टेज तक आता है, या 8 से बेटा 16 सेल तक भी हो सकता है। तो इतने सेल का जब बन जाएगा ये छोटा सा, तो उसको हम टेस्ट ट्यूब से निकालते हैं और फीमेल के यूटेरस में इम्प्लांट कर देते हैं। जो भी आगे का डेवलपमेंट होगा वो इनसाइड द मदर्स यूटेरस होगा। हेलो, isn't it clear to all? Yes, Yes, sir. sir. तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं कि बेबी डेवलप्स इन द टेस्ट ट्यूब। बेबी विल नॉट डेवलप, इतना हम लोग आगे नहीं गए हैं कि हम टेस्ट ट्यूब में बेबी बनाते हैं, ठीक है। तो दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू नो। बहुत बड़े क्यूब्स बनाने पड़ेंगे जिसमें कंटिन्यूअस ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा जिस तरह से लिविंग है ना यूटेरस के अंदर होता है। तो दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एनीवे, सो यहाँ पे अब नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर सर हम लोग 8 सेल स्टेज तक भी ग्रो कर लेते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग सेल के डिवीजन तो पढ़ ही सकते हैं, है ना। सो यस, हेलो, वी कैन। तो ह्यूमन सेल्स इन कल्चर दैट वी कैन डू, ठीक है, हम कल्चर मीडियम में लेते हैं। नाउ द सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। अब ये जो सेल आपको दिखाई दे रहा है ह्यूमन सेल, ठीक है, ह्यूमन सेल
divide in 24 hours approximately. हाँ, approximately 24 आवर्स में बेटा ह्यूमन सेल डिवाइड हो जाता है, ऐसा हमारा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब ये आप मानोगे कि सारे सेल ह्यूमन में 24 आवर्स में डिवाइड होते हैं, तो दैट इज अनदर है ना, अगेन अ रॉन्ग थिंग यू अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे हमारे न्यूरॉन्स वगैरह डिवाइड होना चाहे जिंदगी में कभी, तो वो होते नहीं, और हो भी गए तो बहुत समय लगाएंगे। ठीक है, एनीवे, however this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type। तो ये हमारा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। क्या सारे ही ऑर्गेनिज्म में सेल के डिवीजन का ड्यूरेशन 24 आवर्स होता है? तो आंसर है नहीं। No, sir. ठीक है, दूसरा, अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग के सारे ही सेल को डिवाइड करने के लिए देखें और ऑब्जर्व करें, तो क्या ह्यूमन बीइंग के अंदर लीवर में जो सेल है या किडनी में जो सेल है, व्हाटएवर में बी नी टिश्यू यू कैन आइसोलेट, और उसमें से जितने भी सेल डिवाइड हो रहे हैं, क्या सब लोग 24 आवर्स में डिवाइड होते हैं? तो अगेन द आंसर इज नो। ठीक है, तो देखो, मतलब सेल का जो डिवीजन का टाइमिंग जो है ना, जो सेल साइकिल का जो टाइमिंग है, वो सेल के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से तय होता है। ठीक है, वैसे ही वो डिवाइड भी होता है। सो एक टिपिकली जैसे कि हम लोग बात करते हैं, है ना, हमारी एनसीईआरटी कुछ पॉइंट्स बताना चाहती है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि ड्यूरेशन तो सेम है नहीं, ठीक है, तो ईस्ट का एक एग्जांपल दिया है ना, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट इज द बेस्ट। सो ये जो ईस्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं फंगस है, ठीक है, यूनिसेलुलर फंगस होता है, यूनिसेलुलर है इसलिए ऑब्जर्व करना आसान है। ठीक है, कैन ग्रो और कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। ठीक है, सिर्फ 90 मिनट में बेटा वो अपना पूरा खेल जो है, मतलब जो हमें हमारे ह्यूमन बीइंग के सेल को 24 आवर्स लगे, ये इसको 90 मिनट में कर देता है ये कार्यक्रम। अब ये तो प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, ये यूकैरियोटिक सेल है। जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, इश्चेरिचिया कोलाई नाम का बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया है, ये यूकैरियोटिक है नहीं बेटा, है ना, ये अलग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है। तो इनका जो है 20 मिनट में कार्यक्रम हो जाता है, डिवाइड, पैदा हुआ 20 मिनट बाद फिर डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो विद इन 20 मिनट दे विल डिवाइड एंड दे विल मल्टीप्लाई इन वेरी ह्यूज मैनर, है ना, बहुत जल्दी 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 बेटा वो डिवाइड होते हैं। तो देखो, ईस्ट का इंप्रेसिव है काम, क्योंकि वाई इंप्रेसिव, बिकॉज इट हैज अ न्यूक्लियस, यू नो, उसका न्यूक्लियस है, एम्पल अमाउंट ऑफ बेटा क्रोमोसोम है, तो इस हिसाब से ईस्ट का जो स्पीड है डिवीजन का, इंप्रेसिव है बहुत ही। तो ह्यूमन सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, सो द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू, अब ये जो भी सेल साइकिल चाहे 24 आवर्स में हो या तो 90 मिनट्स में हो, इन यूकैरियोटिक सेल, in eukaryotic cell the cell cycle is actually divided into two basic phases। तो जब भी हम लोग सेल साइकिल के बारे में बात करते हैं, जो प्रोग्रेसिव इवेंट्स होंगे, अभी जैसे ईस्ट के सेल के बारे में अगर हम बात करें या ह्यूमन सेल के बारे में बात करें, जो कि 24 आवर्स में कंप्लीट पूरा होगा बेटा। ठीक है, ये सेल साइकिल को हम लोग डिवाइड कर देते हैं इनटू टू फेजेस। अब ये दो फेजेस क्या है, देखो, एक जो फेज होता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों इंटरफेज, वन इज कॉल्ड एज द इंटरफेज, जहां पे सेल की ट्रिमेंडस ग्रोथ होती है। ठीक है, पहले इसको हम लोग रेस्टिंग स्टेज कहते थे, बट आज हम लोग इसको रेस्टिंग स्टेज नहीं कहते, क्योंकि तब ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है मेटाबॉलिकली। ठीक है, तो इसको रेस्टिंग स्टेज कहना उतना अभी सही नहीं लगता। उसके बाद आता है बेटा एम फेज। नाउ एम फेज मतलब वो फेज है जिसको हम लोग माइटोटिक फेज कहते हैं। माइटोटिक फेज मतलब जिस समय सेल एक्चुअली डिवाइड होगा। तो इस तरह से बच्चों आपको दो फेजेस, मेन जो फेजेस है देखने को मिलते हैं, वन इज अ इंटरफेज, वन इज अ एम फेज, माइटोटिक फेज। अगर हम इस टाइम ड्यूरेशन को देखें बहुत क्लियरली 24 आवर्स, तो बेटा इंटरफेज टेक्स 23 आवर्स, और ये कार्यक्रम जो है माइटोसिस का वो हो जाएगा विद इन 1 आवर। मतलब मोस्ट ऑफ द सेल जो है वो अपनी ग्रोथ में लगा देता है टाइम, है ना। हेलो, इजंट इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब ये हर ह्यूमन बीइंग्स को भी हम कंसिडर करें तो इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल
सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। तो जो एक्चुअली डिवीजन है, सेल डिवीजन प्रॉपर मतलब प्रॉपरली जब सेल एक्चुअली डिवाइड होता है वो सिर्फ 1 आवर में हो जाता है, ठीक है। और उस हिसाब से देखा जाए तो इश्चेरिचिया कोलाई जब एक्चुअली डिवाइड होता है वो 2 मिनट में हो जाता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया है ना, ये 2 मिनट में डिवाइड हो जाता है, 2 मिनट। मतलब हम लोग ये कैसे कह सकते हैं इन परसेंटेज मैनर, अगर आपको क्वेश्चन भी आता है, इफ यू टेक इन द परसेंटेज मैनर, तो उन्होंने लिखा है एनसीईआरटी ने 95% ड्यूरेशन किसको मिलता है बेटा, इंटरफेस को, एंड ओनली 5% ड्यूरेशन इज फॉर द एम फेज। हेलो, इजंट इट क्लियर? Yes. बहुत आसान है ना। ओके सर, ये तो बड़ा ही आसान है यार, इंटरफेस। ओके, ओहो। नाउ इसके आगे क्या है, तो आगे ये है कि इंटरफेस में भी 3 प्रकार के बेटा स्टेजेस आती है। अब ये 3 स्टेजेस जो हमें पढ़नी है, एक को तो बोलते हैं बेटा हम लोग G1 फेज, ठीक है, एक होता है S फेज और एक होता है G2 फेज, ठीक है। ऐसे 3 फेजेस के बारे में हमें पढ़ना है। माइंड वेल, बहुत बार हम लोग को ये लगता है कि इंटरफेज में सेल जो है वो रेस्टिंग स्टेज में है, मतलब एनसीईआरटी भी ये लिखती है द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। दो कॉल्ड मतलब कहते तो है रेस्टिंग है, क्योंकि मेरा लिए इवेंट तो ये है ना, मेन इवेंट तो यही है सेल डिवीजन, तो ये वाला उसके हिसाब से रेस्टिंग हो गया। बट इट्स नॉट अ रेस्टिंग स्टेज, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीजन, है ना, by undergoing both cell growth, DNA replication in an orderly manner। तो यहाँ पे इंटरफेज में सेल की ग्रोथ हो रही है और डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, ठीक है, इसलिए वो रेस्टिंग स्टेज नहीं होता। इसको बताने के लिए वो जो है ना डक वाला एग्जांपल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक दैट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब आप डक होता है ना, डक, उसको पानी के ऊपर बैठे हुए देखोगे, है ना, तो आपको लगता है कि यार मतलब पानी है, तालाब है, तालाब में एकदम बढ़िया आराम से पानी के ऊपर वो बैठा है शांत, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको। हेलो, आप दूर से देखोगे तो डक ऐसा लगता है कि बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं है। बट इफ यू सी इनसाइड द वाटर, आप देखोगे तो अपने वो दोनों पैरों को बहुत तेजी से बेटा पेडल कर रहा है, इतने तेजी से, ऊपर से पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा एकदम शांत बैठा हुआ है, ठीक है। तो सेम थिंग इज देयर विद रिस्पेक्ट टू द इंटरफेस। जब हम एम फेज के कंपैरिजन में देखते हैं तो हमें लगता है कि यार नथिंग हैपनिंग, ओके, इसको रेस्टिंग फेज कह दो, बट इट्स नॉट अ रेस्टिंग फेज, ठीक है, ये कोई रेस्टिंग फेज है नहीं, इट्स अ वेरी हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज, ठीक है, क्योंकि इसमें सेल ग्रोथ हो रही है, सेल के कंटेंट बढ़ रहे हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एवरीथिंग। सो इसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेल डिवीजन। व्हाई? बिकॉज सेल को डिवाइड होने से पहले डीएनए को डिवाइड होना पड़ेगा और वो काम पहले ही हो जाता है। हेलो, इजंट इट क्लियर टू यू? है ना, Yes, sir. Yes. पहले डीएनए का कंटेंट तो बढ़ाना पड़ेगा कि अरे भैया तेरे को आधा, तेरे को आधा, ये सब भेजना है, दोनों को इक्वल इक्वल करके जीनोम दे देने हैं, तो पहले डबल बनाना तो पड़ेगा। सो इसीलिए जो भी एस फेज होता है, खास करके जिसको हम सिंथेसिस कहते हैं, जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वो एक्चुअली इंट्रिंसिक फेज ऑफ द डिवीजन है। इंट्रिंसिक डिवीजन जिसको हम लोग कहते हैं, जो अंदर के अंदर ही हो रहा है, पता नहीं चल रहा, आपको बाहर से दिख नहीं पाता, बट हो तो रहा है। सो एनीवे, सो ऑल दिस, ये जो भी इवेंट्स है इनके बारे में हमें 1 बाय 1 बातें करनी पड़ेगी। अभी एम फेज को भी आप देखोगे तो एम फेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन स्टेजेस विथ यूकैरियोटिक सेल्स पर्सपेक्टिव। इसमें 2 हिस्से आपको देखने को मिलेंगे। एक को बच्चों हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। अभी काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन, काइनेसिस का, है ना, तो काइनेसिस मतलब बेटा होता है डिवीजन, और कैरियो मतलब न्यूक्लियस। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। इस तरह से सेल का डिवीजन होता है। तो हमेशा एम फेज इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, वन इज अ कैरियोकाइनेसिस एंड अनदर इज अ साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस भी जो होता है खास करके इन माइटोसिस और इन मियोसिस आल्सो वी कैन सी द फेजेस। अलग अलग फेजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रोफेज एंड देन द मेटाफेज एंड देन द एनाफेज
एंड द लास्ट वन इज व्हाट द टेलोफेज। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों कैरियोकाइनेसिस डिवाइड होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये है एक्चुअली प्रॉपर प्रोफॉर्मा जो एक्चुअली हमें पढ़ना है। तो हम लोग पहले इंटरफेस के बारे में भी बात करेंगे, एम फेज के बारे में भी बात करेंगे। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग है ना इन डिटेल। नाउ सो द क्रोमोसोम्स आर लिस्ट कंडेंस्ड। ये जो चीजें होती है क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, ये भी एक प्रोसेस होता है बीच में। ठीक है, जो भी सेल डिवीजन होगा उसमें। तो क्या है बच्चों डिफरेंस बता दो एम फेज और इंटरफेज में। इंटरफेस क्या है, एम फेज क्या है? Sir, interphase is a stage where the cell growth and DNA replication, and M phase is where the cell division takes place. Dividing phase. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक हो, तो ये कोई बहुत बड़ा एकदम भयंकर ऐसा कुछ है नहीं। आगे आगे देखो क्या होता है, बच्चे कहीं कहीं पे कंफ्यूज होते हैं, तो बस वही चीजें मुझे रिजॉल्व करनी है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अभी नंबर 1 हम लोग बात करते हैं। वेन एवर वी थिंक अबाउट द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब मैं एक छोटा सा प्रॉपरली यहाँ पे पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि द इंटरफेस लास्ट जो भी होता है 95%, उसमें बहुत सारे स्टेजेस होती है। ठीक है, जिसको हम लोग G1, S, G2 ये स्टेजेस कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील जस्ट टॉक अबाउट द इंटरफेस। नाउ देखो, whenever we give this heading here, ये है हमारा हेडिंग इंटरफेस। ओके ओके, इंटरफेस। The interface is divided into 3 phases. You know, one is a G1, है ना, ये G1 G1 फेज। तो G1 फेज के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। नंबर 1 देखो, G1 फेज जो होता है, जिसको हम लोग G1 फेज कह रहे हैं, उसको हम लोग पोस्ट माइटोटिक गैप फेज कहते हैं। इसको हम लोग पोस्ट माइटोटिक गैप फेज कहते हैं। दिस इज अ पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। ठीक है, देखो, इट इज करस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब क्या होगा, है ना, जैसे ही है ना एम फेज पूरा हो जाएगा, एम फेज के बाद में डायरेक्ट G1 फेज आता है, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज बोल रहे हैं। ठीक है, एज द है ना, यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज को ड्रॉ भी करें, मतलब ये देखो, इस तरह से हमने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, अब ये जो सर्कल हमने बनाया है, अच्छा सर्कल बना था विदाउट, मतलब ये तो ठीक है उसने एडजस्ट किया, बट फिर भी अच्छा बना था। ठीक है, सो देखो, ये जो अगर हमने सर्कल बना लिया और यहाँ पे हमने सेंटर, कहाँ पे सेंटर डिसाइड कर लेते यार। ओके, ये सेंटर बना लिया यहाँ पे। अब इस सेंटर को मैंने यहाँ पे यहाँ कर लिया कि चलो इतना वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, दिस मच एरिया इफ आई विल कंसीडर दिस एरिया एंड दिस वन, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट द एम फेस। मतलब यहाँ पे हो गया तुम्हारा एम फेस। ठीक है, और जो बाकी जो बचा, जो एंटायर लाइफ साइकिल है, बिकॉज इट्स साइकिल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सेल था तुम्हारा, यहाँ डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल बन गए। ठीक है, तो ये एम फेज में हुआ। अब जैसे ही ये डॉटर सेल बना, तो ये क्या करेगा, ये एक और फेज में चला जाएगा और उसको हम लोग बोलेंगे G1 फेज। तो आफ्टर माइटोसिस हुआ है, इसलिए इसको मैं पोस्ट माइटोटिक गैप फेज कहता हूँ। लेटर ऑन एक और फेज आपको देखने को मिलता है, जिसको हम लोग एस फेज कहते हैं, और उसके बाद आता है बेटा G2 फेज। तो बहुत बार आपको ये देखने को मिलेगा, अगर आप ये डायग्राम भी सही देख पा रहे होंगे, तो देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया। ये जो एंटायर प्रोसेस है जो शुरू और खत्म हुआ है, उसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं, जिसमें G1, S और G2 फेज आपको देखने को मिलता है। ज्यादा ड्यूरेशन एस फेज को लग जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ड्यूरेशन हमेशा क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सेल्स के इंटरफेज में मोर ड्यूरेशन इज टेकन बाय द एस फेज। एस फेज बेटा वो ज्यादा ड्यूरेशन ले लेता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द G1 फेज, उसमें होगा क्या, देखो G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन
माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये है माइटोसिस खत्म हुआ और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा, और उसके बीच में ये जो फेज आपको दिखाई दे रहा है, इनके बीच में, इसको हम लोग G1 फेज कहते हैं। G1 is the longest phase of the interphase. Now this is the longest phase of the interphase. ठीक है, सबसे ज्यादा दिनों तक ये टिका हुआ रहेगा। ठीक है, longest phase of the interphase. Now during the G1 phase, the cell is metabolically active. ठीक है, and continuously grows but does not replicate DNA. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा ग्रोथ। सेल का ग्रोथ यहाँ से शुरू हो जाता है और फिर वो रुकता नहीं। ठीक है, जैसे ही सेल ग्रोथ मेनली यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपको प्रोटीन्स बनते हुए दिखाई देंगे। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, जितने भी सेल को चाहिए। आरएनए जो होते हैं सेल के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, ये सब कुछ सिंथेसाइज किए जाएंगे। प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, एवरीथिंग विल बी सिंथेसाइज्ड। ठीक है, डीएनए के डिवीजन के लिए जो डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम चाहिए होता है। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो किसके लिए चाहिए बेटा? डीएनए के डिवीजन के लिए। बाद में जहां पे एस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेट होने वाला है, तो डीएनए के डिवीजन करने के लिए भी डीएनए पॉलीमरेज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो G1 फेज में ही पूरी कर ली जाती है। मतलब सारा जो भी, एक्चुअली मैं आपको ये ऐसे समझा दूं कि एक बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, ठीक है, और आगे चल करके वो शादी करना चाहता है। ओके, बट बीच में सगाई होगी, एस फॉर सगाई। ठीक है, तो बेटा सगाई होने से पहले ही G1 है ना, उसके बाद G1 खत्म हो जाता है, फिनिश्ड। ठीक है, तो जो G1 जीता है उसमें उसके प्रोटीन्स बनाएगा, आरएनए बनाएगा, मतलब जो भी सगाई की तैयारी है वो सब करेगा। ऑल द है ना प्रिपरेशन फॉर द सगाई। सो एंगेजमेंट जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में सगाई कहते हैं, तो एस फॉर सगाई। सो उसके पहले G1 होता है। ठीक है, G1 है ना बहुत दिनों तक चलता रहता है और अचानक से फिर सगाई आती है तो G1 खत्म। ठीक है, फिर टाटा बाय बाय। सो डीएनए पॉलीमरेज, प्रोटीन, आरएनए, ये सब कुछ बेटा जो भी इसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं, जो इसेंशियल आरएनए कंपोनेंट है, ठीक है, वो सब कुछ बच्चा वहां पे G1 स्टेज में बना के रखा जाता है। ठीक है, सेल का मैक्सिमम प्रोलिफरेशन, जिसको हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। प्रोलिफरेशन का क्या मतलब होता है? प्रोलिफरेशन का मतलब प्रॉपर ग्रोथ। ठीक है, मैक्सिमम प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल विल टेक प्लेस इन द G1 स्टेज। हेलो, isn't it clear to you all? Yes. Now उसके बाद आता है एस फेज। एस फेज क्या है? एस का मतलब ही होता है बेटा सिंथेसिस। एस का मतलब क्या है? सिंथेसिस। अब ये जो सिंथेसिस वाला स्टेज है इसको बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है, अब ये जो सिंथेसिस फेज मार्क द पीरियड ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे ऑब्वियसली बच्चों ये जो भी फेज है इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मेन तो यही है, यहाँ पे होगा डीएनए का रेप्लिकेशन। बट यहाँ पे अब देखो, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए है ना पर सेल डबल्स। ऑब्वियसली बेटा डीएनए का अमाउंट जो है डबल हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो कंसेप्ट है ना, इसको बहुत ध्यान से चीजों को समझना। मान लेते हैं, लेट्स बिगिन दिस ना, अभी ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही डॉटर सेल बना तो वो डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड है मतलब ऑब्वियसली 2n है। ठीक है, डिप्लॉयड। बट क्योंकि डिप्लॉयड है तो उसमें बेटा हर क्रोमोसोम, बिकॉज 1 क्रोमोसोम मींस 1 डीएनए, तो बेटा हर डीएनए की 2 कॉपीज भी मौजूद है, मैटरनल कॉपी एज वेल एज पैटर्नल कॉपी। ठीक है, तो जब भी आप G1 स्टेज में जो भी सेल देखोगे तो डिप्लॉयड सेल ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 2n2C, मतलब है ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C। हेलो, इजंट क्लियर? है ना, अमाउंट ऑफ डीएनए 2 कॉपीज में अवेलेबल है, एक मैटरनल कॉपी है, एक पैटर्नल कॉपी है। ऑब्वियसली क्रोमोसोम नंबर भी उसी से डिसाइड होता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे ये है कि एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन होगा मतलब क्या बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है कि सर 2n है ना, 2n से 4n नहीं हो जाता, फिर क्या होता है सर 2c से 4c हो जाता है, तो इट विल बिकम 2n
and 4C. अरे so chromosome number remains constant. It will remains constant. Only the amount of DNA gets double. यहाँ पे मैं और मुद्दा जोड़ देता हूँ. The amount of DNA is measured in picograms. Picogram is a unit, a very small unit, you know. Amount of DNA is measured in picogram. I suppose if the amount of DNA here is a 90 picogram in case of what the G1 stage. After the entire DNA replication, it becomes 180 picograms. Hello, are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Now question आ सकता है, सर ये क्या बोल रहे हो आप? क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है ना, और 4 कॉपीज 2 कॉपीज की 4 कॉपीज बन जाती है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है. डीएनए जो है एक डब्बा है, एक क्रोमोसोम एक डब्बा है. उस डब्बे में एक धागा रखा है, ठीक है. वो धागा अपनी कॉपी बना जरूर लेता है, बट उसी डब्बे में रहता है. हेलो, तो नंबर ऑफ डब्बे आप काउंट करोगे तो आपको दिखेंगे ओनली 23 और ओनली 46. बट हर डब्बे में कितने डीएनए है? तो सर पहले एक ही था, अब 2 हो गए. बट उस डब्बे से बाहर निकले क्या? नहीं सर, उसी के अंदर है. सो नंबर ऑफ डब्बा रिमेन्स कांस्टेंट, द नंबर ऑफ धागास विल डबल. हेलो, isn't it? Yes, So sir. what is chromosome? Chromosome का क्या मतलब है? Chromosome actually a condensed form of the DNA. DNA कंडेंस हो जाता है और वो एक डब्बे में जैसा पैक होता है वैसे पैक हो जाता है, ठीक है. सो दैट्स इट. एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम, बट द अमाउंट ऑफ डीएनए विल डबल. एनीवे, नाउ द सिचुएशन विल रिमेन सेम. यहाँ पे जो G2 स्टेज में भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी, 2n and 4c, क्योंकि इसमें कोई चीज होती ही नहीं है. नाउ एनीवे, उसमें बाद में बात करेंगे. पहले यहाँ पे आते हैं सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन. If the initial amount of DNA is denoted as a 2C, then it increases to 4C. However, there is no increase in the chromosome number. If the cell had a diploid or 2n number of chromosome at G1, even after S phase, the number of chromosome remains the 2n. ऐसा हमारी NCERT लिखना चाहती है और बस ये नॉर्मल है. Now in animal cell, अभी एनिमल सेल का एक इशू है. वो क्या है कि जब सेल डिवाइड होगा, ठीक है, होगा तो सर उसमें क्या होता है ना, एनिमल सेल के डिवीजन में ना एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. वो क्या है रे सर? अब जब भी आप देखोगे ना, क्या देखो भैया, सेल को डिवाइड होते हुए. अच्छा, तो उसमें क्या सर, यहाँ पे ना पोल बनते हैं, 2 पोल. ये पोल क्या है सर? इसको है ना सेंट्रियोल बोलते हैं. अच्छा, ओहो, इसको सेंट्रियोल कहते हैं. तो फिर इसका क्या मामला है? जब सेल डिवाइड होने के पहले एक ही सेंट्रियोल होता है, एक ही सेंट्रियोल होता है, मतलब ये भी अपनी कॉपीज बना लेते हैं. यस सर. ओह, मतलब सेंट्रियोल का डिवीजन भी होता है यहाँ पे. क्या बात है. मतलब नॉट ओनली डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए तो अपनी कॉपीज बनाता ही है, बट सेंट्रियोल जो होता है, क्योंकि उसको 2 पोल्स बनाने व्हाइल द सेल डिवीजन. ठीक है, हैव यू सीन द डायग्राम्स? आपको दिखा है सेंट्रियोल? देखा होगा कभी मे बी. ठीक है, इफ यू हैवंट सीन, हम लोग है ना सेल चैप्टर में आप पढ़ोगे भी सेंट्रियोल के बारे में. तो सेंट्रियोल डेफिनेटली पोल्स बनाता है ताकि वो क्रोमोसोम्स को खींच सके पोल्स की तरफ और फिर डिवाइड हो सके. तो ये जो सेंट्रियोल नाम का जो स्ट्रक्चर है, दैट विल बी डुप्लीकेटेड इन द लेट एस फेज. दैट्स व्हाट द लेट एस फेज. लेट एस फेज का मतलब देखो, ये जब शुरू हुआ तब नहीं होता, यहाँ तक है ना ड्यूरेशन है, यहाँ पे होगा. इस समय बेटा सेंट्रियोल डिवाइड हो जाएगा, सेंट्रियोल भी डिवाइड होगा, मतलब एस फेज खत्म होते होते सेंट्रियोल डिवाइड हो जाता है. अच्छा सर, मैंने ये सुना है कि डीएनए को क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने के लिए, डीएनए को प्रॉपरली कंडेंस होने के लिए, है ना, एक प्रोटीन की जरूरत होती है. उस प्रोटीन का नाम क्या है? ऐसा सुना है सर, उसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन. हैव यू हर्ड अबाउट द हिस्टोन? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सर अगर डीएनए डबल हो गया तो उसको पैक करने के लिए प्रोटीन भी तो डबल होना चाहिए. बिल्कुल सही, वेरी गुड. अच्छा, तो इसका मतलब चॉकलेट बनाया है तो चॉकलेट के रैपर्स भी बनाने पड़ेंगे. बिल्कुल बनाने पड़ेंगे ना सर, रैपर्स भी बनाने पड़ेंगे. ठीक है, बना लेते हैं. तो हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस होगा बेटा.
while the S phase. ठीक है। अच्छा, डीएनए कॉपी कराने के लिए जो एंजाइम चाहिए था वो कहाँ पे बन गया? पहले ही बन गया, वो G1 में, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पक्का। उसकी एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी एस फेज में, डीएनए पॉलीमरेज, पर बनाया पहले ही है। तो बच्चों यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, 2 कॉपी सेंट्रियोल की बन जाएंगी और हिस्टोन बहुत सारे बनाए जाएंगे क्योंकि डीएनए को पैक करना है। तो ये रहे बेटा मेन इवेंट जो कि हमें एस फेज में देखने को मिलते हैं। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल। कोई कंफ्यूजन है पूछ लो आप लोग, ठीक है। अभी देखो आता है G2 फेज। G2 फेज मतलब सगाई हो गई, अब क्या, अब शादी होगी, मैरिज, एम फॉर मैरिज, ठीक है। तो फिर शादी की तैयारी है। ओ माय गॉड, शादी की तैयारी सर मतलब G2। हाँ बोलो। सर मुझे डाउट था कि आपने बोला G1 लॉन्गेस्ट फेज है, तो सर एस का मतलब क्या, मोर ड्यूरेशन मीनिंग क्या होगा सर उसका? देखो इसको हम लोग जीवन लॉन्गेस्ट का क्या मतलब होता है, whenever you don't think about the M phase, don't think about the M phase, ठीक है। तो if you don't think about the M phase, the cell can take the decision सेल कभी भी डिवाइड हो सकता है whenever it want to divide, ठीक है। तो जैसे जब तक एस फेज शुरू नहीं होता तब तक बेटा जीवन स्टेज चलता रहता है, ठीक है। Okay. और जो कुछ सेल जो कंटिन्यूअसली डिवाइड ही हो रहे हैं, जो रेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, उनके लिए, क्योंकि अगर डीएनए रेस फेज अगर जल्दी शुरू हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन जल्दी शुरू हो गया, तो फिर हम लोग सेल साइकिल ऐसा बनाते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम आपको देखने को मिलेगी उसमें आपको एस फेज बहुत बड़ा दिखाया गया है, वो मैंने इंडिकेट किया यहाँ। हेलो, बट व्हेनेवर दे आस्क यू द क्वेश्चन, है ना, व्हेनेवर दे आस्क यू क्वेश्चन कि विच इज द लॉन्गेस्ट फेज, तो आप बोलना है जीवन इज द लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है, ऑफ द इंटरफेज। श्योर? ओके सर, गॉट इट। ओके, सो यहाँ पे आप नोटिस करते हैं कि यार ये G2 फेज में होता क्या है। देखो G2 फेज को मैं बोलता हूँ प्री माइटोटिक गैप फेज। ये क्या है? प्री माइटोटिक गैप फेज। अब माइटोसिस से पहले हो रहा है। अब यहाँ पे आप नोटिस करना 2 गैप है, गैप मतलब ये भी गैप है, ये भी गैप है। एक्चुअल डिवीजन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, है ना। सो आप अगर नोटिस भी करोगे तो एम फेज बहुत जल्दी हो जाता है, बट उसके कंपैरिजन में एस फेज बहुत बड़ा है। हेलो, isn't it? डीएनए रेप्लिकेशन को समय लगता है as compared to the M phase, very short duration. So now, as the synthesis of DNA ends, G2 phase begins, and during the G2 phase, proteins are again synthesized. तो यहाँ पे फिर से बेटा प्रोटीन्स बनाए जाएंगे, क्योंकि सेल की ग्रोथ यहाँ पे रुकती है नहीं, प्रोलिफरेशन यहाँ पे रुकता है नहीं, प्रोलिफरेशन विल गो ऑन. So during the G2 phase, proteins are synthesized and preparation for mitosis while cell growth continues. मतलब यहाँ पे आपको obviously आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रोथ कंटिन्यू होती है। ग्रोथ तब तक होती रहती है जब तक उसको ट्रिगर नहीं मिलता सेल को कि यार डिवाइड होने का, ठीक है, तब तक होती रहती है। मतलब आप ये समझो कि डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, उस समय बेबी बेटा जीवन चल रहा है। हेलो, क्लियर है क्या? क्योंकि डीएनए है ना, रेप्लिकेशन शुरू है, बट सेल की ग्रोथ उसी भी समय चालू है, उस समय भी प्रोटीन बन रहे हैं, उस समय भी आरएनए बन रहा है, उस समय भी डीएनए पॉलीमरेज बन रहा है, जीवन नेवर स्टॉप, ठीक है। सो ड्यूरिंग सेल साइकिल आरएनए जो भी चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बोथ इन G1 एंड G2, है ना। जो भी आरएनए चाहिए या जो भी प्रोटीन्स चाहिए बेटा, दोनों ही चीजें हमेशा दोनों ही कंडीशन में बनाई जाएगी, इसमें भी बनेगी, उसमें भी बनेगी। So during the G2 phase, proteins are synthesized in a preparation for mitosis while cell growth continues. दोनों ही समय में बेटा G1 और G2 फेज में ये सब बातें होती है। यहाँ पे एक स्पेशल चीज आपको नोटिस करनी है G2 फेज में। अभी होता क्या है, कभी अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो क्रोमोसोम्स को खींचने के लिए यहाँ पे इस तरह से स्पिंडल बनता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। हेलो, है ना। ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये खास प्रोटीन से बनते हैं। उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलिन,
ठीक है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, ये जिसके क्रोमोसोम खींचने के लिए, धकेलने के लिए यूज किए जाते हैं, अब ये कहाँ बनेंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ये एम फेज यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो वेयर दे विल बी सिंथेसाइज्ड व्हाइल एम फेज और इन G2, ऑब्वियसली बिकॉज G2 इज अ तैयारी ऑफ एम फेज, है ना। So some spindle fiber proteins are synthesized during G2 phase. तो यहाँ देखो RNA बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा, ग्रोथ कंटिन्यू होगी और स्पिंडल फाइबर बनाएगा। मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है स्पेशली, मतलब आपको अगर कभी क्वेश्चन पूछे, अच्छा ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ बनेगा? G2 फेज में सर। अच्छा स्पिंडल फाइबर कहाँ बनेगा सर? G2 फेज में। ऐसे, ठीक है। सो क्योंकि जरूरत जहां पे है उससे पहले बना लो, है ना। कल एग्जाम है, आज पढ़ लो। यही तो है। देखो बिल्कुल सिंपल है ये। नाउ द सेम सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, दैट इज एग्जांपल हार्ट सेल्स, है ना। ये पूरा समझ में आ गया कार्यक्रम आपको? ये था, है ना। यहाँ पे आपको 2N2C 2N4C 2N4C दिखाई दे रहा है। हेलो, Yes. कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछ लो। तो क्या सर, जितने इंसान पैदा हुए हैं क्या वो सभी लोग शादी करते हैं? आंसर है नो। करते हैं क्या? हेलो, नहीं करते ना, नहीं करते, सभी लोग शादी नहीं करते। वैसे ही, ठीक है, कुछ लोग संत बन जाते हैं, सो, है ना, क्विसंत, चुपचाप बैठ जाते हैं। तो वैसा ही है बेटा यहाँ पे भी, कि जो भी सेल पैदा हुआ है वो आगे चल के डिवाइड ही करे, ये जरूरी नहीं है। तो मे बी पॉसिबल है कि द सेल विच इज एक्चुअली फॉर्म द डॉटर सेल will not enter into the G1 stage, it will enter into another, वो इसे भाग जाएगा, इस पूरे है ना, ये जो संसार का जो मोह माया है इससे बेटा मुक्ति पा लेगा, वो आ जाएगा G0 स्टेज में, वो बन जाएगा संत, क्विसेंट। इसको क्विसेंट स्टेज कहते हैं, ठीक है, G0 स्टेज कहते हैं। बात को बड़े ध्यान से देखो, ये सेल डिवाइड नहीं होना चाहता, ये सेल डिवाइड नहीं होना चाहता, ये परमानेंट होना चाहता है, ये मेरिस्टेमेटिक नहीं रहना चाहता, इट वांट टू एंटर। आपको याद है, आपको याद है रूट टिप में मैंने आपको एक चीज बताई है कि जहां सेल डिवीजन का एरिया होता है उसके बिल्कुल पीछे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो चुपचाप बैठे हुए हैं, जो डिवाइड नहीं होने चाहते, उसको हमने क्विसेंट सेंटर कहा है। कैन यू रिमेम्बर? हेलो, यस सर। बिल्कुल। तो मैंने ये भी कहा था कि क्विसेंट सेंटर में जितने भी सेल है या जो परमानेंट सेल होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, है ना, इन्होंने डिवीजन की कैपेसिटी खो दी है, मतलब वो सब सेल अब G0 स्टेज में चले गए हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल ही G1 G2 इसमें लगे पड़े रहते हैं। बट जैसे आपके हार्ट का सेल है, अभी आपका हार्ट है, ठीक है, क्या आपको सही में लगता है कि वो डिवाइड हो रहा है? नहीं, दे आर नॉट। तो some cells in adult animals do not appear to exhibit division, example heart cells, and many other cells divide only occasionally as a needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death. तो जैसे हमारे स्किन के सेल है, ठीक है, हमारे स्किन के सेल ने G0 स्टेज में, सॉरी, एंट्री कर ली है, बट अगर उनको रिक्वायरमेंट हुई तो ये फिर से बेटा G1 में एंट्री मार सकते हैं। मतलब क्या हो गया, है ना, पहले वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे तो G0 स्टेज में चले जाएंगे, बट अगर उनको चाहिए परमानेंट टिश्यू से फिर से डिवीजन में आ सकते हैं, तो दैट बिकम्स द सेकेंडरी मेरिस्टेम। हेलो, तो G0 स्टेज में से G1 स्टेज में वापस आ सकते हैं, ये पॉसिबल है। बट बहुत से सेल ऐसे हैं, वंस दे एंटर इनटू द G0 स्टेज दे डोंट वांट टू डिवाइड, दे डोंट वांट टू डिवाइड। इसका सिंपल मतलब है कि दे डोंट वांट टू एंटर इनटू द S फेज। कितने लोगों को समझ में आया ये स्टेटमेंट? दे डोंट वांट टू एंटर इनटू द S फेज। क्या उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है? हो रही है सर।
क्या उनमें प्रोटीन नहीं बन रहे हैं सर। क्या उनमें आरएनए नहीं बन रहा है सर। बट क्या उनमें डीएनए पॉलीमरेज बन रहा है? नहीं सर। क्यों नहीं सर? वो एस फेज में नहीं एंटर करना चाहते। मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है ना सर। ग्रोथ कहाँ रुकी हुई है उसकी? उसको जो प्रॉपर ग्रोथ करनी है, इलोंगेशन करना है, करेगा। इलोंगेशन स्टेज में देखो, रूट टिप में मैंने बताया, उसको जो उसकी मैच्योरिटी लानी है, जो भी पर्टिकुलर जो शेप साइज आना चाहिए वो अटेंड करेगा, बट इट विल नॉट डिवाइड। हेलो, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. So these cells do not divide further. They exit G1 phase to enter in an inactive stage called as a quiescent stage. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Quiescent stage. और वो quiescent stage में चले जाएंगे and they don't want to divide. So G0 stage of the cell है ना, denotes the exit of the cell from the cell cycle. मतलब G0 stage में है, मतलब उसने सेल साइकिल से एग्जिट मार ली है, अब वो सेल साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। तो ड्यूरिंग G0 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, सेल डिसाइड टू अंडरगो डिफरेंशिएशन। यहाँ पे मुद्दा समझना है, यहाँ पे दो वर्ड का डिफरेंस आ जाता है बेटा। वन इज डिवीजन एंड अनदर इज डिफरेंशिएशन। हेलो, यहाँ पे Yes, डिफरेंस sir. आता है। G0 स्टेज ने सोचा कि नहीं यार, मैं सबसे अभी अलग हूं, आई एम डिफरेंट, आई विल डू समथिंग फॉर सोसाइटी। ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, व्हाटएवर, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा। आई डोंट वांट टू मैरी एंड डू ऑल दिस स्टफ्स लाइक कॉमन पीपल। आई एम नॉट कॉमन, आई एम कूल डूड, व्हाटएवर। सो ये जो G0 स्टेज में जो सेल है, समटाइम्स कभी कभी नहीं कर पाते। समटाइम्स बेटा, है ना, सोचते हैं यार मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, मैंने सोचा था मैं बहुत बड़ा कूल डूड बनूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया में कुछ रखा नहीं है, लोग तो गिनते ही नहीं है, चलो शादी कर लेते हैं, फिर से एंट्री मार सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द डिसीजन, इट्स ऑल अबाउट द सिंगल डिसीजन। एक सिंगल डिसीजन इंसान का लाइफ बदल देता है। ठीक है, इसलिए हम लोग हमेशा ये बताया जाता है कि सक्सेस इज नथिंग, नथिंग, इट्स नॉट नथिंग, इट नेवर एग्जिस्ट। सक्सेस नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तो सर क्या होता क्या है? देखो, फेल्यूर भी कुछ भी होता नहीं है। तो अच्छा, फेल्यूर भी नहीं होता, नहीं होता। तो क्या होता क्या है सर? डिसीजन होता है, डिसीजन। एंड व्हाट यू डिसाइड इज द ओनली थिंग। मतलब तूने मान लिया कि मैं सक्सेसफुल हूँ, हाँ, यस आई एम सक्सेसफुल, सो दैट इज योर डिसीजन। इफ यू डोंट डिसाइड, मैं तो फेल हो गया, मैं फेल्यूर, सो दैट इज योर डिसीजन। सो देयर इज ओनली डिसीजन रिमेन्स। ठीक है, कुछ लोग दूसरों के बातों में आके डिसीजन लेते हैं। किसी ने कहा तू सक्सेसफुल है, अच्छा मैं सक्सेसफुल हूँ, मान लिया। सो है ना, सो आपको पॉइंट समझ में आया है ना? तो यहाँ पे यही बात हमें समझ में आ रही कि सेल का भी वैसा ही है। जब हम सेल से चीज को देखेंगे तो whenever the cell enters into the G0 stage, whenever the cell enters into the G0 stage, it want to differentiate, it do not want to divide, it want to differentiate. मैं पैरेनकाइमा बनूंगा, ओ माय गॉड, क्या करेगा पैरेनकाइमा बन के? नहीं, मैं स्टोरेज करूंगा, कर। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द डिफरेंशिएशन। मैं कोलेनकाइमा बनूंगा, अच्छा बन जा। सो ये कोई नहीं रोक सकता उसको। तो दैट इज डिसीजन। उसका लोकेशन कहाँ पे है, वो क्या कौन सी पोजीशन पे है, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि वो किस चीज में डिफरेंशिएट होना चाहता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो सेल इन G0 स्टेज रिमेन्स मेटाबोलिकली एक्टिव। मैंने कहा ना, वो ये नहीं कि वो मर गया, उसमें न्यूक्लियस है, वो मेटाबोलिकली एक्टिव है, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट नहीं होगा मतलब इस तरह से डबल अमाउंट ये नहीं बनाएगा कि दो माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे, 10 माइटोकॉन्ड्रिया बना देंगे, 5 डिस्ट्रीब्यूट इधर करना है, 5, ऐसा नहीं होता। वो खुद के लिए जीना सीख जाता है, वो खुद के लिए जितना अमाउंट चीज चाहिए वो बनाते रहता है, बट वो प्रोलिफरेशन के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, अनलेस कॉल्ड ऑन टू है ना, सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो मतलब यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी हमें बहुत क्लियरली इंडिकेट करती है, अनलेस कॉल्ड ऑफ, मतलब अगर जब तक उसको बुलाया नहीं जाए, मतलब G0 स्टेज छोड़ दे डिवाइड होने का है ना, ऐसा तू बना रहेगा तो किसी को वुंड हो गया,
अब स्किन सेल के नीचे जो मसल सेल है, आपके नर्वस सेल है, वहां पे वो बोलेंगे कि हम नहीं, हम लोग जी नॉट स्टेज में है, जी नॉट स्टेज में रहेंगे हम। अरे तो वो तो गया काम से, उसका तो वुंड कभी हील ही नहीं होगा, है ना। उनको सर्टेन लेवल तक डिवाइड होना पड़ेगा। डिफरेंशिएट है मतलब ये नहीं कि बस बस डिफरेंशिएट हो गए, दे हैव टू डिवाइड, है ना। सो दैट इज नॉट द पॉइंट, नथिंग इज परमानेंट, है ना। परमानेंट टिश्यू भी परमानेंट नहीं है, बताओ। सो एनीवे, सो वन थिंग इज व्हाट, in animals mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cell, बराबर है। and against this the plant can show the mitotic division in both haploid and diploid cells। तो ये वाला पॉइंट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, मैंने आपको बताया किस तरह से गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है खुद हैप्लॉइड होती है, एन होता है एन, तब भी उसमें हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं माइटोसिस से, और हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन में हैप्लॉइड गैमेट भी बनते हैं ओनली माइटोसिस से। तो प्लांट सेल में हमेशा बेटा हैप्लॉइड भी माइटोसिस करते हुए दिखाई देता है, इक्वल डिवीजन। एनिमल सेल के केस में हम लोग ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, आपके बॉडी में जितने भी सेल है सारे डिप्लॉइड है, every cell is diploid and they are dividing and they are always producing the diploid cell। मतलब आपके बॉडी में कहीं पे भी आपको ये सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी कि एक हैप्लॉइड सेल फिर से डिवाइड होकर के हैप्लॉइड सेल बना रहा है। नेवर इन योर लाइफ साइकिल, अ ह्यूमन बीइंग, अ मैमल, एन एनिमल, आई एम टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है। यू मीन्स एंड ऑल एंटायर एनिमल्स वी आर टॉकिंग अबाउट इट। सो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द एनिमल्स के केस में डिप्लॉन्टिक मतलब परफेक्ट डिप्लॉन्टिक है, सारे सोमैटिक सेल डिप्लॉयड होते हैं, दे वांट टू डिवाइड, दे विल डिवाइड एंड दे विल फॉर्म ऑलवेज अ 2n सेल, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड सेल बनाएंगे, ठीक है। डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनेगा, मियोसिस होगा सिर्फ गैमिट बनते वक्त, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। और जो गैमिट बनेगा ना वो कभी फिर आगे माइटोसिस नहीं करेगा। सर मैं एक्सेप्शन बता सकता हूँ, बता सकती हूँ, बताओ सर। वो हनी बी है ना, हनी बी का क्या सर, उसमें ड्रोन होता है ना, ड्रोन कौन सर, हैप्लॉइड मेल। ओ तो उसमें तो हो रहा है, हाँ सर उसमें होता है। सो देयर आर सम एक्सेप्शंस, हेलो आर यू गॉट इट, मैंने क्या बोला। अरे एंटायर ड्रोन जो होता है ना, एंटायर ड्रोन वो कंप्लीटली बेटा हैप्लॉइड होता है, उसकी एंटायर बॉडी हैप्लॉइड होती है, तो इसका मतलब वो पूरा एंटायरली हैप्लॉइड सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। बट अंडरस्टैंड दिस कि उसको वो हम लोग है ना सोमैटिक सेल ही कहते हैं, सोमैटिक सेल मतलब बॉडी के सेल, ठीक है। तो एनीवे, तो जनरली ये आपको बिल्कुल सिंपल से मुद्दे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस एंटायर प्रोसेस, ये जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ है, अब ये जो चीज बनाई हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस है। ग्रोथ कंटिन्यू होती है क्या, स्पिंडल फाइबर कहाँ बनते हैं, लेट एज फेज में कौन डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज ऑल थिंग्स आर देयर, सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। नाउ वी विल टॉक अबाउट हियर a very proper manner a description about what is actually sir वो amount of DNA वाला क्या कार्यक्रम था, उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो, मुझे और अच्छे से समझना है। ओके, नो इश्यू, आई विल एक्सप्लेन। So when in the 12th standard there is a molecular biology chapter, we'll study what we'll study। देखो आपके सेल के अंदर एक डीएनए है, उसके ऊपर ऐसे प्रोटीन्स लगे होते हैं, इस डीएनए और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को मैं क्रोमैटिन फाइबर कहता हूं, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब जब ये कंडेंस होना शुरू होगा, इतना हाईली कंडेंस हो जाएगा कि ये बहुत सा जो लेंदी सा डीएनए होता है, ये लेंदी डीएनए एक छोटे से क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस क्रोमोसोम को आप बहुत अच्छे से देखो, इस क्रोमोसोम में बीच में एक जगह है जिसको हम सेंट्रोमियर कह रहे हैं। कैन यू सी इट, हेलो, यस सर, ठीक है, ये वाला। बट इस क्रोमोसोम को और अच्छे से देखो तो उसमें दो आर्म है, देयर आर टू आर्म्स, ठीक है। इसमें कंडेंस, ये वाला जो डीएनए ये कंडेंस हो चुका है, और ये जो आर्म है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं दूसरा एक कलर ले लेता हूँ, इस एंड से लेकर इस एंड तक बेटा जो एंटायर क्रोमोसोम है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन।
क्रोमैटिड। क्या आप बता सकते हो इस क्रोमोसोम में कितने सेंट्रोमियर है? आप बोलोगे सर 1 सेंट्रोमियर। वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, बता सकते हो कितने क्रोमैटिड है? आप बोलोगे सर 1 क्रोमैटिड। अच्छा, मतलब दिस क्रोमोसोम हैज अ 1 सेंट्रोमियर 1 क्रोमैटिड। यस सर, इट इज अ 1 सेंट्रोमियर 1 क्रोमैटिड। ये कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझना, इसके ऊपर पूरा सेल आपको समझ में आएगा, सेल डिवीजन समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आता। वो ग्रास भी नहीं होता मियोसिस के समय, तो होता ही नहीं। सो बी केयरफुल। एक डीएनए है आपके पास में, एक डीएनए की कॉपी है, दिस इज अ कॉपी ऑफ द डीएनए 1C। इससे बेटा एक क्रोमोसोम बन गया एन, सी कॉपी है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। हाउ मेनी क्रोमोसोम? 1। अच्छा, ये क्रोमोसोम कैसा है यार? इसमें है ना एक सेंट्रोमियर है, एक क्रोमैटिड है। तो अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोनैड। अच्छा, ये मोनैड है। क्यों मोनैड है सर? एक सेंट्रोमियर 1 क्रोमैटिड 1 सेंट्रोमियर। ओके ओके सर, कुछ और आगे बताओ। आगे बड़ी सिंपल बात है। सिंपल बात क्या है, बड़ा ध्यान से देखना। हाँ, सिंपल बात ये बिल्कुल बेसिक है, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे बिल्कुल मिस मत करना। सर, ये रेप्लिकेशन हुआ था डीएनए में, है ना, उसका क्या कार्यक्रम था? मतलब क्या हुआ, क्या था? देखो उसमें क्या हुआ था, ये जो चीज देखने को मिल रही है, एक डीएनए है, उसकी एक कॉपी मौजूद थी। हाँ सर मौजूद थी, ठीक है, पता है। ठीक है, अब इसी डीएनए की और एक कॉपी बनाई गई, ठीक है, वही वहीं पे चिपकी है, वो कहीं दूर गए नहीं। अच्छा, मतलब अभी सर एक जो डीएनए था उसके 2 डीएनए बन गए। अच्छा, 2C हो गए, बहुत बढ़िया। मतलब पहले C था तो 2C हो गया। हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कंडेंस होगा तो ये कैसा दिखेगा? हाउ इट विल अपीयर? जब ये कंडेंस हो जाएगा, जब इसका क्रोमोसोम बनेगा तो कैसे दिखेगा? नाउ अंडरस्टैंड दिस। सेंट्रोमियर एक ही दिखेगा आपको, बट इस सेंट्रोमियर के ऊपर आपको यहाँ पे एक अजीब सी चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 क्रोमैटिड है। दिस वन इज क्रोमैटिड एंड दिस वन इज क्रोमैटिड। सो हाउ मेनी सेंट्रोमियर? सर एक ही सेंट्रोमियर है। बट हाउ मेनी क्रोमैटिड? सर 2 क्रोमैटिड है। 2 chromatids. तो क्रोमोसोम कितने हैं? सर एक ही क्रोमोसोम है ना, मतलब एन है। हाँ एन ही है। कितने लोगों को समझ में आया? पहले कितना था? एन ही है, एन है, बट इसमें सर एक ही क्रोमैटिड है। अच्छा, ओहो, कॉपी कितनी है? सर एक ही कॉपी है। वाह वाह वाह। इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे कितना कॉपी? सर 2 कॉपीज हो गई। क्यों? सर डीएनए रेप्लिकेट हो गया। बट क्रोमोसोम कितने? सर उतना ही है। क्यों रे? एक ही है ना सर, एक सेंट्रोमियर है, देखो ना, 1 सेंट्रोमियर 2 क्रोमैटिड। चिपके हुए? हाँ चिपके हुए। सेपरेट नहीं हुए? नहीं सेपरेट नहीं हुए। The chromosome number remains constant. Yes sir, chromosome number remains constant. And the amount of DNA doubles. Yes sir, amount of era. तो इसको क्या बोलते? इसको डायड बोलते बेटा। क्या बात है सर? Isn't it? Hello, isn't it? Yes, sir. ये भी क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है, बट डायड है। ये भी क्रोमोसोम है, बट एक ही क्रोमोसोम, बट मोनैड है। एनाफेज एक ऐसी स्टेज है, याद रखना, एनाफेज एक ऐसी स्टेज है जहां पे डायड को मोनैड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब सेंट्रोमियर विल स्प्लिट। ठीक है, मतलब जो पहली वाली सिचुएशन है फिर से आ जाएगी, तो हम लोग वो साथ में पढ़ेंगे। क्या ये बेसिक क्लियर है जो अभी बताया? Yes. ये बेसिक क्लियर होना चाहिए सबका, क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो वो सब कार्यक्रम समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ ये। ठीक है, दिस मस्ट बी वेरी क्लियर। ठीक है, पक्का। So this is what the point, chromatid centromere, that's all, chromatid centromere। यहाँ पे कितने हैं सर? 2 chromatid 1 centromere। oh my god, ऐसा है सर। इनको सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं क्या? हाँ, ये एक दूसरे को चिपके हुए हैं ना, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बात है सर, समझ गए? 2 सिस्टर क्रोमैटिड नहीं सिस्टर क्रोमैटिड, दोनों को ही सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। वैसे 2 ही क्रोमैटिड है। तो ये रहा बेटा मोनैड और डायड का कंसेप्ट। अब किसी भी सेल में एक्चुअली 2 डीएनए होते हैं, मतलब एक ये वाला और एक दूसरा वाला। तो इसीलिए हमेशा किसी भी सेल में 2C होता है और 2N होता है, क्योंकि मैंने समझाना है इसलिए C और N दिया। वैसा ही मतलब 2C और 2N होता है।
तो जैसे ही रेप्लिकेशन हो जाएगा डीएनए का, तो 2C से क्या बन जाएगा बेटा? 4C 4C बट 2N से क्या हो जाएगा? 2N 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 ही रहेगा। बस ये 2N से 2N जो बने हैं, डिफरेंस क्या है सर? पहले 2N मोनैड थे, अब क्या हो गए सर? अभी 2N डायड बने। डायड। ये बात क्लियर होनी चाहिए, तब भी कंसेप्ट ये सही में एक्चुअली समझ में आता है, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। हेलो, इजंट इट? यस सर। अच्छा, मैंने ये अगर कहा, अब थोड़ा ध्यान से, आपका सबको टैलेंट को चैलेंज है आपको। अगर मैंने ये कहा कि सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया इन एनाफेज, तब आप क्या बोलोगे? मतलब व्हाट यू से 4C एंड 2N, ऐसा बोलोगे क्या? जब सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया, डायड से मोनैड बन गए। आई विल शो यू। अब ये वाला जो है इसको डिवाइड करा देते हैं। डिवाइड हो गया मतलब फ्रॉम सेंट्रोमियर दे आर स्प्लिट। नाउ यहाँ सेंट्रोमियर आ गया, ये दूसरा सेंट्रोमियर, बोथ ऑफ देम आर सेपरेटेड। नाउ डू यू से दे आर डायड? आंसर इज नो सर। तो क्या मोनैड। है सर? ये दो मोनैड है, मतलब क्या हो गया? अभी N और N हो गया सर, N से 2N हो गया। हाँ एग्जैक्टली, N से 2N हुआ। हेलो, यस इजंट यस इट? सर। तो आफ्टर एनाफेज हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? 4C 4N। क्यों? क्योंकि फिर से ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं दिखाऊंगा, बट अभी थोड़ा मैंने बोल दिया। जस्ट जस्ट इफ यू अंडरस्टैंड दिस। हेलो, किसको, यस सबको सर। समझ में आया मैंने क्या बोला यहाँ पे? यस सर। हाँ जैसे सर। ही डायड सेपरेट हो गया तो बेटा वो N रहेगा क्या? नहीं। अब यू नो। कैन काउंट ना, यू कैन काउंट 1 2। अरे यहाँ पे काउंट करो 1, अच्छा 1 ही है, ठीक है। यहाँ पे काउंट करो 1 2, अच्छा ये N है, ये 2N है, बहुत बढ़िया, 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। सो दैट विल हैपन इन एनाफेज, है ना, जहां पे स्प्लिटिंग होगा। और जैसे बेटा स्प्लिटिंग होता है वहां से वैसे ही बेटा, है ना, माइटोसिस का बढ़िया, है ना, मतलब चांस बन जाता है। एनीवे, सो दिस इज वेरी सिंपल बेसिक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना, बहुत ही सिंपल सा बेसिक है जो हमें समझना है, ठीक है। सो अब आगे आते हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल नॉर्मली बेटा हमने सारी चीजें देख लिया, डायड से मोनैड होता है, ये होता है, वो होता है, बाकी सब बातें हैं। सर अब जो बेस्ट कंसेप्ट है उसको समझाना, वो क्या है कि आपने ये बोला कि सेल डिसीजन लेता है। डिसीजन क्या है सर? कैसे लेता है? किसके इन्फ्लुएंस में लेता है? कौन बताता है इसको कि डिवाइड हो, मत डिवाइड हो, संत बन जा, शादी कर ले? ये कौन कहता है? रिश्तेदार, माँ बाप, मामा, कौन है? हु इज दैट? यस, सारे ही लोग, सारे ही लोग हैं, बीच बीच में टोकते रहते हैं। सो व्हेन दिस डिसीजन इज टेकन, how the cell cycle is regulated and who is this regulating this entire process? So just understand this. हमारा जो हेडिंग है बेटा, और ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जो मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करेगा। हेलो, यस इसको हम सर। लोग बोलते हैं बेटा सेल साइकिल रेगुलेशन। ठीक है, वो आज मैं बताऊंगा नहीं, बस 2 मॉलिक्यूल का नाम मैं बता देता हूँ क्योंकि इसको चाहिए फ्रेश माइंड, है ना, तो फ्रेश माइंड में इसको हम लोग समझेंगे। बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू दिस वन। देखो इसमें चाहिए क्या, 2 कंपोनेंट का हम लोग नाम लेते हैं। एक का नाम है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं CDK। ये केमिकल है, ये मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है जो कि सेल में प्रेजेंट होगा। एक्चुअली ये एंजाइम है। अच्छा सर, इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म बड़ा ही सिंपल है, इट्स अ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। और क्या है, इतना बड़ा नाम क्यों बता रहे हो? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ओके, काइनेज, काइनेज क्या होता है सर? एंजाइम है जो तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। किसको तोड़ता है सर? ज्यादा करके ना फॉस्फेट के बॉन्ड को तोड़ता है। अच्छा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। आप रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ोगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, वहां पे बहुत बार काइनेज 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 आपको देखने को मिलेगा। ट्रिक नंबर 1, रेस्पिरेशन में एंजाइम को याद कैसे रहे? आंसर,
जहां जहां पे आपको फॉस्फेट जुड़ता हुआ या फॉस्फेट को तोड़ते हुए दिखाया जाएगा, वहां वहां काइनेज होता है। अभी फॉस्फेट के जोड़ने को हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, फॉस्फेट के तोड़ने को मैं डी फॉस्फोराइलेशन कहता हूँ। हेलो, आई विल रिपीट 3 टाइम्स, ठीक है। जहां पे भी आपको फॉस्फेट का मेटाबॉलिज्म दिखाई देगा, फॉस्फेट एडिशन और रिमूवल दिखाई देगा, वहां पे आपको एंजाइम दिखेगा बेटा, काइनेज। एडिशन मतलब फॉस्फोराइलेशन, रिमूवल मतलब डी फॉस्फोराइलेशन। फॉर एग्जांपल, हेलो एवरीवन, यहाँ पे है एडीपी, एडिनोज डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इट विल फॉर्म एटीपी। ओ माय गॉड, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ सर? यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ। क्यों? फॉस्फेट ऐड किया गया, क्योंकि ये पहले कैसा था सर? इट इज वाज द एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अच्छा, अब क्या हो गया सर? अब ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना, मतलब क्या हुआ? फॉस्फेट ऐड हुआ, मतलब ही क्या सर? फॉस्फोराइलेशन हुआ। एंजाइम का नाम बता फिर सर। काइनेज। हेलो हेलो, यस सर, क्लियर है सबको? यस सर, Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। मतलब सर क्या ये काइनेजेस हमेशा एनर्जी मॉलिक्यूल के साथ? बिल्कुल बिल्कुल सही है। फॉस्फोराइलेशन जहां जहां होता है, डीफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, वो हमारे सेल के मेटाबॉलिज्म में जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी की लेन देन है, उससे बेटा वो कनेक्शन रखता है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब सर सेल को डिवाइड होने के लिए एनर्जी की जरूरत बिल्कुल होगी यार। कितनी बड़ी प्रोसेस है यार, जिंदगी का कितना बड़ा इवेंट है ये, उसके डिवाइड होना, उसको कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी। यस और नो? एटीपी एनर्जी, हाँ सर एटीपी एनर्जी। तो ये क्या है? अभी दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा बोल रहे थे आप? दूसरा है साइक्लिन यार। अच्छा ये क्या है? आपने नाम नहीं लिखा, ऊपर वाले का नाम क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। मतलब ये काइनेज अपनी एक्टिविटी करने के लिए किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड है। वो कौन है? साइक्लिन। अच्छा, ओह माय गॉड, इसलिए उसको साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज बोलते हैं। बिल्कुल यार, सिंपल है। हेलो, इजंट इट क्लियर? है ना? 2 पॉइंट है। हमें जब सेल साइकिल, सेल रेगुलेशन पढ़ना है, तो उसमें आपको ये 2 मॉलिक्यूल परफेक्ट पता होने चाहिए। वन इज अ सीडीके, वन इज अ साइक्लिन। ठीक है? जब तक साइक्लिन नहीं बनेगा, ध्यान से सुनना, यहां से सब समझ में आएगा। जब तक साइक्लिन नहीं बनेगा तब तक ये सीडीके काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका नाम है, वो क्या है? वो साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट है। Unless and until there is a cyclin, it will not work. This enzyme will not work because it is a cyclin dependent kinase. Hello. तो ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज क्या हर सेल में होता है? जैसे कि सपोज ये वाला सेल है, ये जी नॉट स्टेज में है, तो क्या इसमें सीडीके होता है? बिल्कुल होता है, सीडीके है, बिल्कुल है। फिर क्या नहीं है सर? अरे साइक्लिन नहीं है भाई मेरे। ओह, तो साइक्लिन नहीं है, नहीं है, इसीलिए वो जी नॉट स्टेज में है। मतलब जिस समय बेटा इस सेल के अंदर साइक्लिन का अमाउंट बढ़ेगा, ये क्या करेगा? है ना, ये डिवीजन के मूड में आ जाएगा, बोलेगा साइक्लिन आ गया, अब मैं काम करूंगा, मेरे को एनर्जी जमा करनी है, बताओ डिवाइड होने का, पहले डीएनए को रेप्लिकेट करूंगा, चलो ठीक है आ गया साइक्लिन। तो ये है ट्रिगर। द अमाउंट ऑफ साइक्लिन व्हेन इंक्रीजेस इन द सेल, द सीडीके विल एक्टिवेट। और जैसे सीडीके एक्टिवेट होता है, वैसे बेटा वो फिर एक एक चेकिंग नाका तोड़ते हुए रास्ता तोड़ के बाहर निकलता है। अब मैं सगाई करूंगा, अब मैं शादी, इस तरह से वो एनर्जी फ्लो होता है उसका, खतरनाक लेवल पे। बट फर्स्ट थिंग इज साइक्लिन का बनना जरूरी है। ठीक है? तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के साइक्लिन है। अच्छा ये क्या नाम है सर? ये क्या होता है? जैसे अगर मैं ये बोलूं जीवन साइक्लिन, ओ एस साइक्लिन, ओहो ऐसा, मतलब अलग अलग प्रकार के प्रोटीन है ये। एस साइक्लिन, G2 साइक्लिन। अच्छा सर, मतलब ये जो अलग अलग स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं, उनके लिए अलग अलग प्रोटीन जिम्मेदार है, उनके अलग अलग नाम है, G1 साइक्लिन, एस साइक्लिन, G2 साइक्लिन।
जब जब जो बनेगा वैसे वैसे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस ट्रिगर होंगे और वही एक्टिविटी होगी। ओ बाप रे बाप, ऐसा है। तो अभी लेमन लेवल पे सादे भाषा में ये समझो कि सीडीके हर सेल में प्रेजेंट होता है, सीडीके हर सेल में है, वो वेट करता रहता है कि क्या साइक्लिन बन रहा है कि नहीं। अगर साइक्लिन बनना शुरू हो गया और एम्पल अमाउंट में साइक्लिन डिपॉजिट हो गया तो फिर बेटा बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन के, ठीक है, हाईली एनर्जाइज्ड एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस। और जब ये बनेंगे तो एक एक स्टेज क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे क्या होता है, मतलब क्या क्या स्टेजेस है, क्या नहीं होता है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। रेगुलेशन कैसे होता है, सर आप ये कैंसर सेल बोलते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या साइक्लिन का रोल है। और मेन चीज कि ये सर साइक्लिन वगैरह ठीक है, बट इसको बनाने वाली चीज ये तो क्योंकि मॉलिक्यूल्स है, इनको कौन बनाता है, ऑब्वियसली डीएनए, मतलब जीन है अवेलेबल, है ना। क्या आपने कभी ये नाम सुना है, ऑन्कोजीन। ठीक है, ऑन्कोजीन्स मतलब ऐसे जीन हैं जो कि एक्चुअली हमारे डीएनए का ही पार्ट है ना। वो किसी भी केमिकल से स्टिमुलेट हो सकते हैं, किसी वायरस के द्वारा स्टिमुलेट हो सकते हैं, और ये कैंसर कॉज कराते हैं, ठीक है। तो दीज आर द कैंसर कॉजिंग जीन, दैट इज कॉल्ड द ऑन्कोजीन, दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ अभी, अभी के बाद थोड़ा सा टाइम बाकी है, बट यू नो it requires somewhat fresh mind to understand, ठीक है। तो हम लोग अभी फिलहाल के लिए मैं एक सिंपल पॉइंट 2-3 बार बोल देता हूँ कि सेल का जो भी डिवीजन है ना, वो अगर हम इस सेल साइकिल के चीज को देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग नोटिस करें तो यहाँ एक आता है, इसको बोलते हैं चेक पॉइंट। अब ये चेक पॉइंट जब तक क्रॉस नहीं होगा, जिसको हम लोग G1S चेक पॉइंट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द G1S चेक पॉइंट, मतलब एक चेकिंग नाका है, ठीक है। इस चेक पॉइंट को जब तक क्रॉस नहीं किया जाएगा तब तक डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू नहीं होगा। हेलो, यस सर। ठीक है। दूसरा यहाँ पे आएगा बेटा, ये जिसको हम लोग बोलेंगे, SG2। ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा जो मेन है, मतलब इसको हम पढ़ेंगे भी नहीं, इसको छोड़ देंगे, ये वाला आ जाएगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं G2M चेक पॉइंट। G2M चेक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चेक पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊंगा जो कि एक्चुअली एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस का चेक पॉइंट होता है, ठीक है, जहां पे एक्चुअली मोनैड बनाए जाते हैं बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द डायड। तो जो डायड होते हैं वो स्प्लिट होकर के मोनैड बनते हैं, और ये होता है एनाफेज में। तो ये तब भी होता है जब एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस काम करते हैं। तो बेटा हम लोगों को ये 3 चेक पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि हमारे प्रीवियस नीट के पेपर में, एम्स के पेपर में इन 3 चेक पॉइंट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये थोड़ा सा क्रुशियली हम लोगों को समझना है। एक है बेटा G2S चेक पॉइंट, अगर ये क्रॉस हो गया तो सेल डिवाइड होगा, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन पक्का है। अगर ये क्रॉस नहीं हुआ तो सेल इज ऑलवेज इन द G0 स्टेज। हेलो, यस सर। यस। अगर ये चेक पॉइंट क्रॉस नहीं हुआ इसका मतलब सेल G0 स्टेज में है। अब एक सबसे मजेदार बात बताता हूँ, G0 स्टेज या G1 स्टेज एक्चुअली दोनों एक ही है बेटा। G0 स्टेज और G1 स्टेज एक ही तो है, बट फर्क क्या है कि कोई सेल जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टेज में चला जाता है तो उसको मैं बोलूंगा अभी रेप्लिकेट हो रहा है, मतलब पहले क्या था सर, पहले G1 स्टेज पे था, ठीक है। मतलब जो सेल डिवाइड हो रहा है उसके लिए हम लोग G1 यूज करते हैं, बट जो सेल बेटा है ना डिवाइड नहीं होना चाहता तो वो हमेशा एक ही वो ग्रोथ स्टेज में रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा G0 स्टेज। कितने लोगों को समझ में आया? हेलो, यस सर। यस सर।
एस में आया तो ही बोलूंगा कि जीवन था। एस में नहीं जा रहा है, जा ही नहीं रहा, तो हाँ चलो जी नॉट है, बट वो स्टेज तो वही है ना, सेम स्टेज, प्रोलिफरेशन हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है, आरएनए बन रहा है, ग्रोथ हो रही है, सेम बात हो रही है ना। बस फर्क इतना है कि हाँ इस तरह से वो है ना, अभी सगाई हो रही है, एंगेज हो गया, मतलब पहले का, हाँ सर पहले तो बैचलर स्टेटस था इसका, ठीक है, नहीं भी करेगा तो भी हाँ सर ये जिंदगी भर बैचलर है। सो दैट इज ओनली द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। सो सिंथेसिस के कंपैरिजन में हम लोग जीवन बोलते हैं, नहीं तो इट इज एक्चुअली ऑलवेज अ जी नॉट स्टेज। हेलो, है ना। सो Yes, तो sir. दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट बेसिक पॉइंट। आज के लिए बस इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, है ना, विद द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द G1 cycline and G2 cycline and the CDK complexes and entire that genetic combination all, ठीक है। सो उतना मुश्किल है नहीं, मैंने बेसिक वैसे आपका स्टेज कर दिया है, इससे आपको रेगुलेशन भी उतना ही जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. बाय।